एक तो पहले पूछ सकते हैं वो लोग, देखो उन लोग हिज डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन पब्लिश्ड इन नेचर इन 1954। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन से पब्लिकेशन में या कौन से पेपर कौन से जर्नल में उसका पेपर पब्लिश हुआ था, दैट वाज नेचर। ईयर वर तो नहीं पूछना चाहिए, इट इज नॉट अ हिस्ट्री पेपर, ये पूछ सकते हैं। दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, नॉट सेलुलर बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी इज डिफरेंट, तो वो पूछ सकते हैं। चीज़ें ना अंडरलाइन कर लो ना बच्चा, प्लीज अंडरलाइन कर लो। हाँ, पेंसिल से जब भी टेक्स्ट बुक में लिखना होता है इट इज ऑलवेज ऑलवेज पेंसिल। जो भी पेन से लिखेगा उसको कभी फुल मार्क्स नहीं आता है, ऐसा रूल होता है। हाँ तो ट्राई कर ले, देख किसने पेन से लिखा है, किसने लिखा है स्कूल में? आप कौन से सब्जेक्ट में लिखा मैडम हमने पेन से, कौन से सब्जेक्ट? आपको कभी मैडम बायो में फुल आया है? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको आया है कि नहीं आया ना? यू किसको आया है फुल जिसने पेन से लिखा है? मुझे आज तक ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने पेन से टेक्स्ट बुक में लिखा और उसको फुल आया हो। किसको आया है? आई डोंट गिव अ डैम। 11-12 का बात कर, 10 11 12 का, ये चीनी विनी बात मत कर। आईसीएसई में ये क्या था? अब आईसीएस में फुल आ सकता है इसे। तो आया है ना? आई डोंट गिव अ डैम। एक ही चैप्टर में है वो भी, दो पे। एक तो ना जब आप टेक्स्ट बुक रीड करते हो आप क्या हाईलाइट करते हो? बट व्हाट डू यू मीन बाय हाईलाइटिंग? तो ना ये 11वीं 12वीं को हाईलाइटिंग का मत, उनको जैसे रंग देते उनको लगता है कि चल पेंटिंग ही कर देते हैं, ये पुताई कर देते हैं भाई। अभी हाँ ये देख, एक जस्ट अ सेकंड ना हेली, आई विल रिक्वायर दिस बुक फॉर रेफरेंस। अब ये जो अंडरलाइन किया है हम हाईलाइट क्यों करते हैं? सो दैट जब मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ूं तो मेरा ध्यान उस पर जाए। अभी आप जो निबंध देख रहे हो, अब मुझे बताओ ऑनेस्टली तेरा ध्यान कहाँ जा रहा है? द एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हाईलाइटिंग? यू हाईलाइट, आई नो, आई अंडरस्टैंड बच्चा कि तुमको ये भी अंडरलाइन लग रहा है, बट तुम खुद के लिए कलर स्कीम रखो, ठीक है? कुछ लोग होते हैं कि अंडरलाइन करते करते पढ़ते, तो फिर वो लोग हाईलाइटर यूज करो। तुम एक ही साथ ऐसा सब मैप मत बना दो। ओके ठीक है, इट विल टेक टाइम, मुझे भी नहीं आता था। हाँ कलर कोडिंग इज फाइन, बट ऐसे कलर ये अब ये जैसे ये CSK है, ये MI है, ये इधर राजस्थान रॉयल्स है, इधर पड़ोसी मुल्क आ गया। हाँ बराबर ना? नहीं RCB टेबल के टॉप पे ना। WPL में तो है यार। वो फाइनल्स में आ गई ना ये। चलो ये बच्चा एक और क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं कि रामचंद्रन ने लिनस पॉलिंग के साथ पब्लिकेशन किया मॉडल्स ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट ऑफ कोलेजन, जो अपने को इस चैप्टर में है। अगर आपको याद है हमने पढ़ा था प्रोटीन में सबसे अबंडेंट प्रोटीन जो एनिमल्स में होता है वो क्या था? कोलेजन। उसका स्ट्रक्चर किसने दिया था? रामचंद्रन और लिनस ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी अंडरलाइन कर दो प्लीज। सेकेंड थर्ड लास्ट लाइन पे लिखा देख, अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स ऑफ कोलेजन, तो ये भी इसने दिया था। तो ये अपना बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है, ये मुझे क्वेश्चन चाहिए था, ठीक है? ये आ सकता है। ये भी पूछते कितने कौन सी उम्र में होंगे? अरे इयर्स नहीं पूछते। नहीं पूछना चाहिए, पूछेंगे तो अभी फिर यू रियलाइज कि तुमने लास्ट जन्म में बहुत पाप किए होंगे। चलो वापस इधर आ जाओ, किस पे? ये वाले पार्ट पे, ये चैप्टर पे आ जाओ। ये बच्चा सबसे पहला टेबल जो है, किधर है इसका पेन? पेन नहीं है? मैडम उसका पेन है क्या स्मार्ट बोर्ड का? ओके ये दिख रहा है आपको टेबल। ये टेबल में क्या है बच्चा? सबसे पहला टेबल है ये, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। या तो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे बॉडी में और जो अर्थ है उसमें एलिमेंट्स तो सेम है, बस कंपोजिशन का फर्क है। और अगर मैं सेम कंपोजिशन भी करूँ तो भी आई कांट क्रिएट लाइफ इनसाइड ए टेस्ट ट्यूब। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? अगर मैं मेरे बॉडी के सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर दूं कि मेरे बॉडी में कितना % कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, सब कर दूं, बराबर,
अर्थ को ऐसे कंपेयर करूँ, डेफिनेटली एलिमेंट्स आर द सेम बट द रेशियोज आर डिफरेंट। अगर मैं चल रेशियो भी सेम करूँ फिर भी मैं बच्चा एलिमेंट से लाइफ नहीं क्रिएट कर सकता हूँ। इट शुड बी द इंटरेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच विल क्रिएट लाइफ। आई कैन नॉट क्रिएट लाइफ जस्ट बाय मेकिंग द रेशियोज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन माई बॉडी। एक ऐसा प्लेट पे रखे या ट्यूब पे रखे ऐसा तथास्तु करके लाइफ नहीं पैदा होगा। ओके, ओम फट स्वाहा से भी नहीं होगा, 3 बार करना पड़ेगा। सुनो, पता है कि नहीं ओम फट स्वाहा? कितने लोग को मालूम पड़ा ये जोक? चलो, तात्या बेसु, राइट। बेसिकली इट्स अ मूवी जहां पर ओम भट्ट स्वाहा करके वो लाइफ डालता है। लबुबू, ओरिजिनल लबुबू, जिसका आजकल वो मीम चल रहा है, मालूम नहीं वो इधर इधर, हाँ बस चालू हो गया इधर। अब मुझे थोड़ा सा लॉजिकली एक्सप्लेन करो, बताओ कौन सा एलिमेंट है जो अर्थ में और ह्यूमन बॉडी दोनों में ज्यादा है? ऑक्सीजन रे, ऑक्सीजन दोनों में ज्यादा है, दिख रहा है ना? ओके, कौन सा एलिमेंट है जो ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा है मगर अर्थ क्रस्ट में बहुत कम है? बच्चा आंसर इज कार्बन। कार्बन ह्यूमन बॉडी में 18.5% है और अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 0.03 है ना? एटमॉस्फेरिक फॉर्म में कार्बन ज्यादा होगा और एकदम डीप अंडरग्राउंड हाइड्रोकार्बन में कार्बन ज्यादा होगा। अर्थ के क्रस्ट में इतना कार्बन नहीं है, सिर्फ 0.03% है, वेरेज अपने बॉडी में 18.5% है। अच्छा, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा है बट ह्यूमन बॉडी में बहुत कम है? सिलिकॉन। सिलिकॉन इज मैक्सिमम इन अर्थ एंड मिनिमम इन ह्यूमन बॉडी। तो ये 3 वैल्यू को बच्चा अपने को याद करना है, अंडरलाइन कर डालो। इसके अलावा कुछ पूछना नहीं चाहिए। ऑल द बेस्ट। नहीं पूछेंगे, उनको भी पता है कि दे आर टेस्टिंग योर एप्लीकेशन स्किल नॉट योर रिमेम्बरिंग स्किल। रिलैक्स। या नेक्स्ट टेबल पे जाए। तो सिलेक्ट हो जाता है ये जो ट्रायन भी किया है हमने। हाँ वही मिस हुआ एक। बंटी ये कुछ नहीं है, ये सोडियम को Na+ बोलते हैं, पोटेशियम को K+ बोलते हैं, कैल्शियम को Ca++ बोलते हैं, मैग्नीशियम को Mg2+ बोलते हैं। और भाई ये बहुत हार्ड है, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड इज वेरी डिफिकल्ट। ये वही है जो आप पीना भूल जाते हो, फिर जहां पर आपका महीना चला जाता है। NaCl, काको3, फॉस्फेट और सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। वो यस, जहां पर आप गिरे थे। I don't remember anything, sorry. ओके, ये स्ट्रक्चर्स तो याद है, ये ग्लूकोज है, राइबोज है, ये वाला भी हमने ड्रॉ किया हुआ है। अगर ये तो सब में स्ट्रक्चर सेम। ये भाई ये इतना जाड़ा। कुछ ज्यादा ही गंदा है भाई ये। ये वाला ओके। दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज द सेम फॉर एवरी अमीनो एसिड। कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप और हाइड्रोजन। अगर जो R ग्रुप है उसके बदले H है तो क्या बोलेंगे? ग्लाइसिन। CH3 है तो एल्निन, और हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो सेरीन। ये मुझे लगता है पूछेंगे, क्योंकि 1-2 साल पहले एल्निन पूछ चुके हैं, ग्लाइसिन बहुत नल्ला है बचा है। और वो लोग ना ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, आपको बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट। उसमें कंफ्यूजन हो सकता है।
तो उसमें एक स्टेटमेंट डालेंगे, वो अमीनो एसिड एसिडिक वाला ग्लूटामिक एसिड है, वैलिन है। फिर तुमको पूछेंगे कि बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। उसमें ये सब पूछ सकते हैं, बिकॉज दैट इज द ओनली टाइम जहाँ पर वो आपका एक ही चैप्टर में से 2-3 कॉन्सेप्ट का स्किल चेक कर सकते हैं। सो दे कैन गिव यू वन स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, वन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, वन स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड्स, और फिर बोलेंगे कि बता इसमें से राइट कितने हैं, रॉन्ग कितने। पता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वेर यू आर गिवन 4 to 5 स्टेटमेंट्स, देन देते कि बता 1 2 3 राइट है कि 2 3 4 राइट है कि ओनली 4 राइट है कि 5 गलत है ना। फिर तुमको हर एक चीज़ पढ़ना पड़ता है, और फिर तुम्हारा 1.5 मिनट चला जाता है। फिर तुमको लगता है शिट 1.5 मिनट चला गया, अब फिजिक्स कैसे करेंगे, है ना। नहीं, यूजुअली स्टूडेंट्स सॉल्व बायो फर्स्ट, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। तो अगर बायो लेट हुआ तो उनको बहुत टेंशन आता है कि अरे आगे का कैसे करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। और बायो में वो लोग पेपर ऐसा ही बनाएंगे, 2 साल से ऐसा कर रहे हैं वो लोग कि द पेपर इज़ वेरी लेंदी, तो यू हैव टू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि हार्ड पेपर आए, आई टेल यू व्हाई। नहीं, और तुम लोग मेहनत करोगे तो तुम लोग को हार्ड पेपर में फ़ायदा ज़्यादा होगा। इजी पेपर से फ़ायदा उसको होता है जो लोग लास्ट 3 महीने में पढ़ रहे हैं, है ना। तुम तो टेस्ट मैच खेल रहे हो, तुम थोड़ी स्लॉग ओवर के लिए वेट कर रहे हो, तुम तो रोज पढ़ रहे हो ना, आई अज्यूम। चलो, फिर ये पैरामिडिक एसिड है, ठीक है। कितने कार्बन है इसमें, 14, 15, 16। याद कर, स्टेरिक में 18 थे और आर्किडोनिक में कोई 20 कार्बन थे, वो भी पढ़ा था हमने। ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। ये ट्राइग्लिसराइड के लिए क्या याद करना था, R1C डबल बॉन्ड हो, R2C डबल बॉन्ड हो और R3C डबल बॉन्ड हो। फॉस्फोलिपिड में क्या था, R1 R2 फॉस्फेट, नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल, राइट। कोलेस्ट्रॉल में क्या था, 1 2 3 6 कार्बन, 1 5 कार्बन, हाफ रिंग, बतख का मुंह खुला और OH। याद आया, यस। अब बच्चा लास्ट टाइम पता है हम लोग ने किया था ये सब के स्ट्रक्चर, एडेनाइन था ये, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है, ये क्या है, एडेनाइन। ये क्या है, यूरेसिल। अच्छा, प्यूरिन में कौन कौन था, प्यूरिन डबल रिंग था, याद है, यस और नो, और AG था, ठीक है। पिरिमिडिन क्या था, सिंगल रिंग और कट, है ना। ये अरे वो भी नहीं आया, आरुष, हाँ वो किधर है, पिकनिक थोड़ी था, अभी तो आ सकता था ना। भूल गया मैं, अभी गया शायद वो। सुनो, उसके अलावा हमने पढ़ा है, पता है पढ़ा था वो सफिक्स वाला, अगर एंड में INE आता है या सिल आता है तो क्या है, क्या है वो, नाइट्रोजन बेस। क्या है, अगर उसके एंड में साइन या आइन आता है तो क्या है, न्यूक्लियोसाइड। और अगर YLIC एसिड आता है तो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। वो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन फिक्स आएगा नक्की, ओके। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, दे विल गिव यू द नेम एंड दे विल टेल यू कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, कौन सा न्यूक्लियोसाइड है और कौन सा नाइट्रोजन बेस है। नहीं, क्यों, क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है। ये वाला पार्ट बच्चा मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ये वाला टेबल। प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक बार कराने के लिए पुट दैट इन द मैथ और समथिंग। ओके, आई विल ट्राई टू रिमूव इट, डोंट वरी, बिकॉज मेरे सीक्वेंस में नहीं आ रहा है अभी। पहले अपन एंजाइम करेंगे फिर करेंगे। अगर आया तो भी कितना, 3 4 5 क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन होगा, वो मैं हटा दूंगा, रिलैक्स। मोस्टली नहीं आया तो तुम गाली दे देना कि नहीं पढ़ा ये आदमी ने, ये आदमी ने नहीं पढ़ा है, बस। नहीं, मैं तो हूँ, सुनो अरे रुको, मेरे को एंजाइम के बाद वो एंड में खत पर करवाना है, ठीक है। इफ वी गेट टाइम टुडे तो मैं वो पढ़ा दूंगा, बट आई डोंट थिंक सो विल गेट टाइम टुडे, ओके। एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, बच्चा ये भी एक टेबल है जहां पर हमको दिया है कि कौन सी चीजें सेल में ज्यादा होती है। मुझे पता सबसे ज्यादा सेल में क्या होगा, वो जो पूल में था,
राइट? पूल में सबसे ज्यादा कौन था? भूमिका। वाटर सबसे ज्यादा, तो इसमें ना ऐसा तुम लोग ऐसे लिस्ट बना लो। वाटर, वाटर के बाद कौन है? प्रोटीन। कौन है? प्रोटीन। प्रोटीन के बाद वेरी गुड, न्यूक्लिक एसिड। कौन आएगा? न्यूक्लिक एसिड। फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड्स, फिर आयंस। इजी? यस? पक्का? लिख दो ऐसा टेबल बना दो ऊपर। मैडम पेंसिल है? सर आयु तो लिखो ना, देख क्या रही है, लिख। नोट्स में भी लिखा, बट इधर लिख देना। अभी टेक्स्ट बुक खोले तो टेक्स्ट बुक पे मार्क भी कर दो। आयंस। टेक्स्ट बुक नहीं मैडम? ओके, नेक्स्ट प्रोटीन्स पे आ जाओ बच्चा। व्हाट आर प्रोटीन्स? ग्रुप ऑफ चेन ऑफ अमीनो एसिड, राइट? इसमें ना मोस्टली तो सब कुछ इजी है प्रोटीन में। उन लोग ने क्या किया है, एक टेबल दिया है जहां पर आपको प्रोटीन और उसके फंक्शंस दिए हुए हैं। जैसे कोलेजन तुमको पता है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, ये हमने टिश्यू में पढ़ा है। ट्रिप्सिन पता है एंजाइम है। ट्रिप्सिन कहाँ होता है? कहाँ होता है? ना 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 ना, अपने बॉडी में है, अपने इच बॉडी में ये सब कुछ है। ट्रिप्सिन कहाँ होगा? एंजाइम है, बराबर। कहाँ होगा? अपने ऑब्वियसली बात है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ही एंजाइम वापरते हैं, बट कहाँ? स्टोमच में। इट वर्क्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन बनाता है ट्रिप्सिन? एनी आइडिया? तुमको एक चैप्टर था पहले जो अभी उड़ा दिया, जिसके वजह से तुमको पता नहीं है। पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में बच्चा काइमोट्रिप्सिनोजेन होता है जो ट्रिप्सिन बनता है। ये ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? सोच। प्रोटीन को। अच्छा, ये एंजाइम भी क्या है नेचर में? प्रोटीन है। याद है मैंने बोला था प्रोटीन से ही प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, जिससे अमीनो एसिड बनता है और फिर उससे वापस प्रोटीन बनता है। तो एवरीथिंग इन आवर बॉडी इज मोस्टली व्हाट? प्रोटीन। क्या है वो? प्रोटीन। कितने लोग एसएससी से थे? याद है उन लोग एक टेबल था, प्रोटीन और ऐसे बहुत सारे स्पाइडर वेब बनाए थे, ये भी है, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो सब है। ये वही टेबल को ऐसे लिखा है उन लोगों ने। क्या हुआ? तो मत करना, मांग के। अभी रुक जा, ध्यान दे इधर। इंसुलिन इज अ हार्मोन, ये भी पता है, राइट? एंटीबॉडी फाइट्स इन्फेक्शन, ये भी पता है। हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर कहां थे? सोच, कौन से चैप्टर में तुमने रिसेप्टर्स पढ़ा है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। देख, एक था रिसेप्टर, एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर था जो किसको पकड़ता था? प्रोटीन को। और जो भी स्टीरॉइड से वो कहां कहां जाते थे? डायरेक्टली अंदर। तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर विल प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सॉरी नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मैसेंजर, जिसकी वजह से काम आगे बढ़ेगा। बट जो डायरेक्टली विद इन द सेल न्यूक्लियस पे होगा रिसेप्टर, उसके लिए कोई भी सेकेंडरी मैसेंजर का जरूरत नहीं है। तो वो हमने पढ़ा था। लास्ट वाला बेटा, इसको ना हैशटैग मार दो, ठीक है? हैशटैग 1-2 स्टार मार दो, मून भी बना दो, पूरा मून बनाना। स्टार और एक मून बनाओ, अरे मून और एक स्टार बनाओगे तो पड़ोसी देश का झंडा हो जाएगा। सैटर्न भी बना दो, उसके मून भी बना दो, बहुत इंपॉर्टेंट। बताता हूं क्यों। GLUT4, सुनो, GLUT4 enables glucose transport into the cell। किस में हेल्प करेगा? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट into the cell, मतलब ये ग्लूकोज को ब्लड से सेल के अंदर लेके जाएगा। ओके, ये लिखा है स्टेटमेंट। नीट 2013 के पेपर में क्वेश्चन था, ठीक है? सुनो 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 सुनो, क्वेश्चन था, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल? ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन, GLUT4। मैंने एकदम बढ़िया लॉजिक लगाया कि इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। ब्लड ग्लूकोज को कम करे तो ब्लड ग्लूकोज कहाँ जाएगा? सेल में। इंसुलिन फुल ऑन कॉन्फिडेंस में, ठीक है?
घर पे आज चेक क्यों ले, फालतू इन लोग का सोल्यूशन रॉन्ग है। पता है जब भी नीट हो जाता है ना तो सब ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे लोग बाहर आ जाते हैं, लाइव पेपर सॉल्व करेंगे लाइव। जब मैं था तभी इतना जोर से नहीं आ रहे थे वो लोग, 24 घंटा लगा रहे थे। तो 24 आवर्स के बाद मैं देख रहा हूँ कि सब टीचर लोग ग्लूट में हट, इनको आता नहीं है, इनका लॉजिक रॉन्ग है, मेरा लॉजिक तो सही है ना। मैं तो गूगल पे कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, कम करके क्या करता है, सेल के अंदर लेके आता है। मैं तो परफेक्ट एकदम फिक्स था कि ये लोग रॉन्ग है, मैं तो पक्का राइट हूँ। फिर एक हफ्ते बाद ना ऑफिशियल जो गवर्नमेंट वो NTA होता है, तभी NTA नहीं था, कोई और था संस्था, वो लोग ऐसे सोल्यूशन शीट बनाते हैं कि क्या क्या आंसर्स है, उसमें बनाया। मैंने बोला अरे ये लोग भी रॉन्ग है, इनको भी नहीं आता बाड़को। फिर ना ऐसा था हमारे टाइम पे कि किसने भी चैलेंज किया तो फिर वो सबको मार्क्स मिलता। तो मैंने बोला कोई ना कोई तो करेगा ही चैलेंज, बहुत सिंपल। तो किसने किया भी था चैलेंज, तो वो और दफे बाद चेक किया तो उन लोग ने ना लिखा था, वो जब कोई भी क्वेश्चन आप चैलेंज करते हो तो लोग ना रीज़न देते कि क्यों आपने जो चैलेंज किया वो रॉन्ग है। और मैंने पूरा केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया, ठीक है, तभी तो डाइजेशन में मैंने डाइजेशन भी पढ़ लिया, जितने भी ऑप्शन थे सब पढ़ लिए। फिर लोगों ने लिखा था उसमें रिफर टेबल नंबर 9.5 और उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि GLUT4 enables glucose transport into the cell। मेरा वो क्वेश्चन रॉन्ग था दोस्तों, तुम्हारा रॉन्ग बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, थोड़ा भी नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ नया गलती कर चलेगा, सेम खड्डे में मत गिर जिसमें मैं गिरा था। ये मैट में या वैट में या डैट में या लाइफ में कहीं ना कहीं तो आएगा। चुपचाप क्या लिखोगे, GLUT4। क्या लिखोगे, चाहे कुछ ऊपर का रॉन्ग कर दे, ये रॉन्ग किया तो मैं पर्सनली आके मारूंगा तेरे को। GLUT4 कोई भी बच्चा रॉन्ग नहीं करेगा। GLUT4 का काम क्या है, enables glucose transport inside the cell। is this clear? yes। enable मतलब allows, हेल्पेगा। जैसे मैंने नहीं पकड़ बॉटल ले, मैंने एनेबल किया इसको बॉटल देने के लिए, ऐसा। तो ये ग्लूकोज है, मैं GLUT4 है, ये सेल है, चल ले, ऐसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और कौन सा टेबल है, एक और बच्चा, ये वाला भी आ जाओ। हमने पता है वो किया था कि एक आयोडीन का जब टेस्ट करते तो एक ब्लू कलर का कंपाउंड फॉर्म होता था, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड को फॉरफ्यूराल। क्या बोलते हैं, फॉरफ्यूराल। लिखा नहीं है बट ऐसा तुम लोग लिख दो ना प्लीज, नोट्स में भी शायद फॉरफ्यूराल नहीं लिखा है हम लोग ने, यहाँ लिख दे। तो अगर कभी कुछ आया तो तुम लोग लिख सकते हो कि हाँ उसको फॉरफ्यूराल बोलते हैं। फॉरफ्यूराल, द ब्लूइश ब्लैक कलर कंपोनेंट जो स्टार्च और आयोडीन से बनता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉरफ्यूराल। लिखा। उसके अलावा बाकी सब हमने लिखा है कि इन्यूलिन एक पॉलीमर है फ्रक्टोज का, है ना, सेलुलोज एक होमोपॉलीमर है, ये सब हमने लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट, NSL अगर ये सब भी लिखा है हमने। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑल्सो डन। बॉन्ड्स भी हो गया है। ये पैराग्राफ तुमको अभी डायनामिक स्टेट वाला देखो, चेक करो, आई थिंक सो उड़ा दिया है। हाँ, प्रोटीन के बाद डायरेक्ट एंजाइम चालू किया ना। चलो ठीक है, अपन में एंजाइम पे आते हैं अभी। क्या हमारा, नहीं वो नहीं करना अभी, नहीं है तो क्यों करना है अभी, रुक जा, अभी टेबल्स हो गए सारे जितने पूछ सकते हैं। एक वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला है, वो ओपन करेंगे बाद में। क्या अपना RNA हो गया था कि बाकी था, तीनों RNA हो गए थे, क्या बात कर रहे हो। कोडॉन एंटीकोडॉन हो गया था, क्लोवरलीफ मॉडल, श्योर। कितने टाइप के RNA है, 3। सबसे ज्यादा मेजर RNA कौन सा है, rRNA, जो सबसे ज्यादा है। नहीं, हाँ rRNA बराबर। mRNA तो 3% है। mRNA पे जो कोड होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोन। क्या बोलते हैं, सिस्टोन। 3 के फॉर्म में रीड करते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टोन। सिस्टोन ही लिखा है। कोडॉन क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। rRNA इज 80 to 90% और उसका कोई शेप नहीं होता एज सच। और tRNA के 2 स्ट्रक्चर पढ़े थे हमने, एक था क्लोवर लीफ मॉडल और एक था हेयर पिन मॉडल। हमने क्लोवर लीफ मॉडल ड्रॉ किया है। मेक श्योर अगर आपने ड्रॉ किया तो ये अनइक्वल होना चाहिए। बहुत बच्चे इक्वल बनाते हैं, ये अगर इक्वल बनाए तो प्लीज अनइक्वल कर दो। मैडम बनाए ये क्यों, बट क्यों, रात को तो नहीं भेजा था मैंने। नहीं, मुझे पता ही नहीं लिखना। अनइक्वल बनाया है मैडम, हाँ here, ओके। जल्दी जा अभी। अरे दिन शगना था बजाऊ।
अब आ जाओ बच्चा एंजाइम पे। किस पे? एंजाइम्स। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा दिमाग लगेगा, और जहां ना समझे प्लीज रोक देना। ओके, तो अपन वापस शुरू से स्टार्ट करेंगे। पूरे चैप्टर को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया था। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम। उसमें सबसे बड़ा एंजाइम है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड आता है, देन ये तीनों ऑलमोस्ट सेम है। एंजाइम बच्चा जितना तुमने लिखा है दैट इज द जिस्ट ऑफ एंटायर, जो भी एनसीईआरटी में दिया सब कुछ आ गया उसमें, एवरीथिंग। ओके, हर एक लाइन में बहुत सारा डेटा है जो अपने को याद करना है और जो समझना है। इनफैक्ट जो अभी अब पढ़ेंगे थोड़ा सा इससे केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट भी ओपन अप होगा, थोड़े से फिजिक्स के भी कॉन्सेप्ट को अपन टच अप ऑन करेंगे। ओके, आपको केमिस्ट्री में एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, पता है आपको? सुना है उसके बारे में? हाँ, वो थोड़ा सा आएगा इधर। या तुमने केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ा है? वेरी गुड, नाइस, प्योर केमिस्ट्री। सुनना भी और मेरे को बताना। मुझे बताओ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनता है? रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, बट एग्जैक्टली क्या होता है बच्चा? सपोज मैंने एक जन रुक जाओ हीर, अभी सपोज मैंने 2 लिए, रिएक्टेंट ए लिया, रिएक्टेंट बी लिया, ए बी से मुझे मिल रहा है सी, कैसे मिलता है? ओके, द कंपाउंड चेंज इन देम बच्चा। ओके, देरी। अच्छा रुक जाओ, मैं एक रिएक्शन देता हूँ, जैसे ये वाला रिएक्शन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इससे क्या बनता है? BSO4 और 2H2, मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो बचपन में करते हैं। AB + CD विल गिव यू AC + BD। अब इसमें एग्जैक्टली क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन आई से कि लोग रिएक्ट करके ये बन रहा है, तो ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है, बट इसमें क्या हो रहा है? बेरियम हाइड्रोक्साइड का बॉन्ड टूटेगा, इसका भी बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। बेरियम और सल्फेट का बॉन्ड जुड़ेगा और H2 और OH2 का बॉन्ड जुड़ेगा, मतलब रिएक्टेंट्स के पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। और जब पूरी तरह से पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे, पूरी तरह से नए बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, तब हम बोलेंगे कि रिएक्टेंट क्या बना? प्रोडक्ट। मतलब मुझे प्रोडक्ट बनने के लिए पहले तो पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और फिर एक नया बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अच्छा, पुराना बॉन्ड टूटेगा कैसे? मुझे उसको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द एलिमेंट और टू मेक द कंपाउंड रीच इट्स मोस्ट एक्टिव फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, वो मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके उसका बच्चा बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड फॉर्म होगा। ये पता है कि नहीं पता है? वापस से बताता हूँ, सुनो ध्यान से। किधर चिपकता है ये? सुनो, कोई भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट कब बनेगा? जब उसके पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। अब जब उसके पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, क्यों टूटेंगे वो बॉन्ड? जब मैं उसको एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं सो दैट उसके पुराने बॉन्ड्स टूटे, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? जैसे मम्मी तुमको कुछ काम बोलती है तो तुम तुरंत करते हो क्या? नहीं, है ना? मम्मी ने बोला कि एक काम करना, नीचे से सामान लेके आ। तुम हाँ मम्मी रुको मैं लेके आता हूँ। मैं बोलती कि जाना लेके आना, फिर वो ये अमूल गोल्ड खत्म हो जाता है। हाँ मम्मी लेके आ रहा हूँ मैं। फिर मम्मी 3 तो पहले ही जाती है। ऐसे लोग को घर से दूर रखने का, है ना? नहीं, फिर नीचे जाते हैं ना तो कुछ काम होता है, खुद को भी कुछ काम होता है, वो भी करता है। बात करना खुद जाके मम्मी कहीं लाओ नीचे, घर नीचे थी जाओ। तो पॉइंट इज बच्चा, अपने को 3-4 बार टक टक होगा तब अपन जाएंगे। तो दैट 3-4 बार टक टक इज द एक्टिवेशन एनर्जी दैट वी रिक्वायर टू डू समथिंग। सिमिलरली रिएक्टेंट्स को भी मुझे कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके वो पुराना बॉन्ड तोड़ेगा और तब नया बॉन्ड फॉर्म होगा। देख, नया बॉन्ड कब फॉर्म होता है भूमिका? जब पुराना बॉन्ड टूटता है। पुराना बॉन्ड टूटने के लिए कुछ ना कुछ तो होना मांगता है ना, और नया बॉन्ड फॉर्म होने के लिए भी कुछ ना कुछ तो होना मांगता है ना? बस वही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। बट जब भी हम लोग बच्चा सी वी आर स्टडिंग बायोलॉजी राइट, तो यहाँ पर हम लोग ना एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो जब भी हम लोग वर्ड एंजाइम यूज करते हैं तभी हम लोग रिएक्टेंट्स वर्ड नहीं यूज करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? सबस्ट्रेट। क्या यूज करेंगे? तो जैसे केमिस्ट्री में आप रिएक्टेंट यूज करते हो, व्हेनेवर वी आर यूजिंग एंजाइम वी विल यूज द वर्ड सबस्ट्रेट। क्या यूज करेंगे? आर यू विद मी? चलो, एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चा? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ऑल एंजाइम्स आर, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट
एंजाइम्स। पता है ऐसा स्टेटमेंट? जैसे वो स्टेटमेंट था ना किंगडम एनिमलिया में, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, है ना? वैसे ये जैसे बचपन में था, एवरी स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल बट एवरी क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर, है ना? मतलब सारे जो एंजाइम है वो सब क्या है? प्रोटीन्स है। क्या है? बट सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं है। जैसे हमने अभी टेबल में देखा था कि उसमें एंजाइम तो एक ही था ना, बाकी सब तो अलग अलग फंक्शंस भी थे उसके। ये स्टेटमेंट क्लियर है। इट इज लाइक कि हर गुलाब जामुन मिठाई है, बट हर मिठाई थोड़ी गुलाब जामुन है। हर समोसा तला हुआ है, हर तला हुआ चीज थोड़ी समोसा है। गुलाब जामुन से याद है क्या मस्त। सर आपने मेरा गुलाब जामुन कल हर टीचर ने खाया था, आपने और कोई एक तो सर तो उन्होंने नहीं खाया था। मौलिक सर आपने नहीं खाया। नहीं मौलिक सर नहीं खाया। चलो, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट बच्चा कुछ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन्स का काम करते हैं। सॉरी, जो कुछ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं उसको हम बोलते हैं राइबोजाइम्स। क्या बोलते हैं? There are certain RNA which behave as enzyme, those are called as ribozymes. क्या बोलेंगे उनको? Ribozymes. उसके अलावा इनफ ना बच्चा, इनफ हो गया। मोस्टली सारे एंजाइम्स क्या होंगे? प्रोटीन्स। क्या होंगे? तो ये स्टेटमेंट में बच्चा टेक्निकली क्या है? इनकरेक्ट है, बिकॉज हमारे पास एक्सेप्शन है यहाँ पर। सब न्यूक्लिक एसिड बिहेव एज एंजाइम, दे आर कॉल्ड एज राइबोजाइम्स। अभी कोई पेपर का टुकड़ा देना। अरे ये रहा, कुछ लिखा तो नहीं है ना भाई आपत्तिजनक? ओहो, तो ब्लैंक है। ये बच्चा 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या है ये? 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें पता है वो हम लोग ने एक स्पाइरल से भी एक बार बनाया था लास्ट टाइम, राइट? उसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा गया था। इसको भी रुक कर ही देते उसको ऐसा थोड़ा सा अच्छे से नहीं। अभी वो उस दिन किया था, बस हो गया। अभी उस दिन क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स हो गया अपना। ये बच्चा एक हेलिकल प्रोटीन बना रहे हैं हम लोग, ठीक है? फिर इसका अपन 3D स्ट्रक्चर में इसको गोलू गोलू बना देंगे। ये हेलिक्स, राइट? इसका गोलू गोलू कुछ ऐसा। ये है वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये अपना 3D स्ट्रक्चर। क्या है? दिख रहा है 3D स्ट्रक्चर, राइट? ये क्या है? एंजाइम है। क्या है? इसमें बच्चा बहुत सारे गैप आपको दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रेवाइस। क्या बोलते हैं? या पॉकेट्स। क्रेवाइस, CREVICE, क्रेवाइस और पॉकेट्स। ये क्रेवाइस या पॉकेट्स के ऊपर चिपकेगा सबस्ट्रेट। कौन चिपकेगा? क्रेवाइस पे क्या चिपकेगा? क्रेवाइस या पॉकेट्स पे सबस्ट्रेट। ये जहां पर, अच्छा हर एक पे नहीं चिपकेगा, कोई स्पेसिफिक साइट होगा जहां पर चिपकेगा। जो स्पेसिफिक साइट पे मेरा सबस्ट्रेट चिपकता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं? वापस से, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, राइट? एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर होता है, जैसे प्रोटीन का भी 3D स्ट्रक्चर होता है। हमने पढ़ा भी था कि हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन है मोस्टली 3D स्ट्रक्चर वाले हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द एंजाइम। एंजाइम के 3D स्ट्रक्चर में पॉकेट्स या गैप्स या क्रेवाइस है, उसमें कौन चिपकेगा? सबस्ट्रेट। कौन चिपकेगा? जहां सबस्ट्रेट चिपकेगा वो एरिया को क्या बोलेंगे? एक्टिव साइट। क्या बोलेंगे? आर यू विथ मी? यस, पक्का। एक्टिव साइट पे कौन चिपकेगा? सबस्ट्रेट। कौन चिपकेगा? सबस्ट्रेट। देखते हैं, चलो। इनऑर्गेनिक पॉकेट्स। और ये बच्चा क्या लिखा है आपने? लिखा है नोट्स? कुछ चेंजेस है इसमें, बताता हूं क्या है। पॉकेट्स और क्रेवाइस, CREVICE, जिसको हम एक्टिव साइट बोलेंगे, जहां पर सबस्ट्रेट जाके फिट करेगा। एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? एंजाइम्स नेचर वाइज बच्चा वो प्रोटीन है, बट एंजाइम्स को क्या बोलते हो? रिएक्शन को क्या करता है? कैटलिस्ट। एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। व्हाट आर कैटलिस्ट्स? एक जन यथार्थ बोलो। व्हाट आर कैटलिस्ट? सिर्फ स्पीड करेगा, स्लो भी तो कर सकता है, तो क्या बोलेगा? नहीं, क्या कुछ भी स्लो भी करता है? अरे कैटलिस्ट पूछने को बता रहा हूं, करता है भाई। दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, ऑल्दो अपन जो सिलेबस में पढ़ते हैं मोस्टली पॉजिटिव ही पढ़ते हैं, बट नेगेटिव भी होता है। तो अपन क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट आर
substances which alters the rate of reaction. मैडम 1 मैडम 2 दोनों को बहुत नींद आ रहा है, मुंह धो के आना है फटाफट. जाओ मैडम, बहुत लंबा चलेगा टॉपिक. ऐसा तुमको मैं देखूंगा मेरे को नींद आ जाएगी. जा फटाफट मुंह धो के आ. पानी पीना है, चॉकलेट खाना है, चाय से मुंह धोना है, कॉफी सूंघना है. क्या ऐसा करे कि आप जाग जाओगे? क्योंकि दोनों को बहुत नींद आ रहा है. अभी मैडम झोपी झोपी कर रहे थे. जाओ मुंह धो के आओ, जाओ फटाफट जाओ. मैं भेज रहा हूं, अच्छे के लिए ही भेज रहा हूं. इतना विचार विमर्श क्यों कर रहे हो भाई? जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? ठीक है चलो. हाँ, बायो कैटलिस्ट बोलते हैं हम लोग एंजाइम को. एंजाइम क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा. ठीक है, मोस्टली जो हम एंजाइम पढ़ रहे हो सब क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे. कैटलिस्ट पता है आपको? कैटलिस्ट क्या करता है? उसके प्रेजेंस में रिएक्शन फास्ट होता है, बट वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है क्या? नहीं. आप लोग पता है केमिस्ट्री में से लिखते हो एरो के ऊपर निकल, प्लैटिनम 200 से 300 केल्विन, है ना? नहीं, केल्विन लिखते हो तुम लोग. हम लोग तो केल्विन लिखते थे यार. उसके अलावा 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कुछ भी जो भी लिखते थे तुम लोग, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर. फर्क ये बच्चा कैटलिस्ट और एंजाइम में. एंजाइम जो है वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे काम करेंगे नहीं, वेरेज कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में ही काम करते हैं. ओके, कैटलिस्ट जो है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए काम करते हैं, दे विल वर्क अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. मगर एंजाइम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे काम करेंगे नहीं. पूछो क्यों? बिकॉज वो क्या है? प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर. टेम्परेचर बढ़ा, ये टूट जाएगा, ऐसा डीनेचर जाएगा, है ना? फिर काम कैसे करेगा? प्रोटीन का जो प्रॉपर्टी था वही प्रॉपर्टी होगा एंजाइम का. प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे काम कर रहा था क्या? नहीं. क्यों? बिकॉज उसका 3D स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डिसइंटीग्रेट. यस, इन डाउट? अच्छा, ऐसे ही हाथ है, मुझे लगा आप डाउट पूछ रहे हो. सुनो, ऐसा कौन सा बच्चा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पे काम कर सकता है? कोई एंजाइम है जो काम कर सकता है हाई टेम्परेचर पे? पढ़ा है तुमने? पढ़ा है. चैप्टर 2 में पढ़ा है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आर्के बैक्टीरिया विच लिव इन हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म. पता है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं. कौन रहता है हाई टेम्परेचर में? हाँ, बट ये थर्मोफिलिक वॉल्केनो उसके अंदर और हॉट वाटर स्प्रिंग्स. बच्चा, हॉट वाटर स्प्रिंग्स, सल्फर स्प्रिंग्स, राइट? इंडिया में है हॉट वाटर स्प्रिंग्स? महाराष्ट्र में है, मुंबई में है. बच्चा तीनों जगह है. मुंबई मतलब आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई. आपको पता है विरार? विरार में बच्चा एक बहुत फेमस टेम्पल है, ब्रजेश्वरी करके एक जगह है जहाँ पर गर्म पानी के कुंड है. वो छोड़, मैं तेरे को एक मस्त जगह बताता हूँ. थोड़ा हिडन प्लेस है, बस इसका यहाँ पे जाके रील बनाना बाकी है, वरना ये जो प्लेस बिगड़ेगा ना. बहुत मस्त जगह है. मैं यूजुअली जाता हूँ अपने फैमिली के साथ. तो एकदम ऐसे दहानू की तरफ है ये. ऐसे कुछ तो एक जगह है जहाँ पर नवनाथ का टेम्पल है, नाम भूल गया जगह का. वो जगह पे ऐसे पीछे मस्त उल्हास रिवर करके एक है महाराष्ट्र में. हम लोग अभी आ रहे थे ना, तभी उल्लास रिवर आया था. वही रोड पे है. मैप पे देखा था उल्लास रोड. हाँ, अभी वो रिवर है और फिर यहाँ पर एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, फिर नवनाथ है, ऐसे दत्त भगवान है, बहुत सारे भगवान का इधर ऐसा कोलैब है मंदिर में. हाँ तो हाँ सच्ची, हंस क्या रहे हो? सच्ची बहुत सारे मंदिर है उधर. और उधर ना बच्चा ऐसा गर्म पानी आता है मस्त, ऐसा मस्त पानी बॉईल होता है, पब्लिक कॉइन फेंकती है, फिर वो गर्म पानी को वो लोग ने 3 अलग अलग सेक्शन में बांटा है. और फीमेल लोग के लिए भी नहाने का सेक्शन है, बट वो एकदम एनक्लोज्ड है. तो जो मेल लॉन्डो वाला है उसमें ना 3 सेक्शन है, एकदम बहुत गर्म, मीडियम गर्म, बहुत ठंडा. ऐसे उसमें अपन हल्का हल्का नहा सकते हैं. एंड वो मंदिर के पीछे से मस्त झाड़ है, पीछे वाटर फ्लो कर रहा है. एंड इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस, गुड पिकनिक स्पेस प्लेस. यू कैन गो देयर. चटा वेटा लेके, घर से खाना वाना लेके, चाय वड़ा पाव खाने को उधर मज़ा आता है. ठीक है. एंड दैट इज़ ना सल्फर वाटर. वहाँ पर जो पत्थर है ना, जहाँ पर उबलता पानी, जहाँ पर जा नहीं सकते, जहाँ पर लोग कॉइन डाल रहे हैं, वहाँ पर ना बहुत सारा बायोफिल्म बन चुका है. बायोफिल्म पता क्या होता है? जैसे पता है वो आल्गे का लेयर के ऊपर लेयर उगता रहता है पत्थर के ऊपर, वैसा बच्चा बैक्टीरिया का लेयर के ऊपर लेयर उगता है. एंड दैट इज कॉल्ड एज बायोफिल्म. इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलजुल के रहते हैं
और ये लोग क्या बोलते हैं सिम्बायोटिक तरीके से ग्रो करते हैं। एंड इसका जो बाई प्रोडक्ट दूसरा यूज़ करता है उसका कुछ और यूज़ करता है, और ऐसा ना ये लोग चमकते थोड़ा सा, चमकते मतलब पेट्रोल कैसा दिखता है पानी में, ऐसा शेड्स दिखते, तो अलग अलग एंगल से थोड़ा थोड़ा कलर दिखेगा, वो जान दे। बट मैं तुमको एक बहुत ब्यूटीफुल जगह बताता हूँ। देयर इज अ प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। वो मंदिर है ना, बोल बोल बोल। पार्वती माता का हाँ, मंदिर है ना, मणिकर्णिका। हाँ मणिकर्णिका। मणिकर्णिका है, मणिकर्ण करके नाम है। इट इज़ एन अमेजिंग प्लेस। एक जगह है कसोल करके, हाँ कसोल में। ठीक है। कसोल इज़ वेरी फेमस फॉर डिफरेंट रीजंस, बट मैं कुछ अलग बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। हाँ, वहाँ पे लोग नशे करने जाते हैं, और इंडियन लोग नहीं, सब विदेशी लोग। अब वी कम फॉर निर्वाण, अबे गंजेड़ी निर्वाणा। ओके, वहाँ पर पूरे शहर में आई थिंक सो एक ही होटल है जहाँ पर, और तो मैं और मेरी सगी वाइफ गए थे हम लोग वहाँ पे। एक्चुअली वो टूर में था नहीं, तो हम लोग ने डलवाया था कि नहीं मेरे को इधर जाना था, बिकॉज वहाँ पर ना एक बहुत फेमस गुरुद्वारा है। दैट इज आई थिंक सो इंडिया का 3rd या 4th लार्जेस्ट गुरुद्वारा, जहाँ पर हमेशा लंगर चलता है, और बाजू में लंगर फूड सेवा। और मुझे क्यों जाना था, बिकॉज मुझे प्लेस के बारे में पता था। तो इधर गुरुद्वारा है, बाजू में शिव जी का मंदिर है, और वहाँ पर ना हमेशा गर्म पानी आता है। तो व्हाट दे डू इज, जो लंगर का खाना होता है दे पुट इट इन पॉट्स, और वो पॉट्स को लोग गर्म पानी में डाल देते हैं। तो द एंटायर फूड विच इज कुक्ड फॉर गुरुद्वारा, चावल, दाल, सब्जी, सब बच्चा इसमें बॉईल होता है। ऑब्वियसली चपाती उधर नहीं बना रहे, उसके लिए गैस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तड़का मारने के लिए गैस यूज़ कर रहे हैं। बट मेजर जो कुकिंग वाला पार्ट है वो सारा वो गर्म पानी में लोग कुक करते हैं, और वो लंगर बटता है सब में। तो मुझे वो ट्राई करना था कि ये कितना मस्त है ना। एंड ट्रस्ट में बच्चा, व्हेन यू गो टू दैट प्लेस, दैट इज प्रॉपर। जो पता है बचपन में अपन सीनरी बनाते थे, जैसे पहाड़ है, ऊपर थोड़ा सा स्नो है, पीछे से सन निकल रहा है, आगे सा खेत है, फिर एक बड़ा सा रिवर है, बट एग्जैक्टली वैसा है बच्चा। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इट इज़ सो मच अमेजिंग। तो जब आप जाते हो ना वहाँ पर, आपको ना एक तो होटल्स नहीं तो सब ऐसे कैंपिंग साइट्स मिलते हैं। वो इनफैक्ट गांव, वहाँ से बहुत सारे ट्रैकिंग पॉइंट्स चालू होते हैं। यू कीप ऑन गोइंग देयर, एंड देन आपको ना दूर से थोड़ा सा ब्रिज दिखता है, और बहुत सारा धुआं दिखता है। लगता है कि एंड द मोमेंट यू कीप ऑन अप्रोचिंग दैट धुआं वाला प्लेस, आपको धीरे धीरे धुआं हटता है, एंड देन यू सी दिस वन लॉन्ग ब्रिज। इस पे वो ना वो सारे फ्लैग्स लगाए हुए हैं, वो जो पहाड़ के फ्लैग्स होते हैं ना अलग अलग कलर्स के, वो लगाए। और नीचे से बच्चा, इट इज़ ग्लेशियर का गशिंग वाटर जो पूरा वाइट है। ये रिवर में बच्चा पहले राफ्टिंग अलाउड था, बट बिकॉज द वाटर इज सो रैपिड, राफ्टिंग बंद कर दिया। दिस रिवर इज पार्वती रिवर, जो ग्लेशियर से आता है। टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर इज अराउंड 0 से लेके 3 डिग्रीज मैक्सिमम। इनफैक्ट ये पानी माइनस में फ्लो करता है, बट वो जमता नहीं बिकॉज ऑफ द फ्लो फोर्स। और इतना मतलब इतना जोर से आवाज आता है ना, व्हेन यू स्टैंड देयर, इट इज़ वेरी डीप। तो ब्रिज इधर है, पानी इधर। अभी तो आई थिंक वो ब्रिज टूट गया जब बाढ़ आया था, वापस उन लोगों ने बनाया होगा। तो तू खड़े रहते हैं ना, तो तेरे को ऐसा पानी इतना जोर से फ्लो करे तो थोड़ा छींटा पड़ता है मुंह पे, एंड इतना जोर से आवाज आता है कि तेरे को डर लगता है कि शिट ये गिर गया तो लग गए। एंड यू लिटरली फील, क्या होता है ना, हम लोग कितने भी ज़्यादा एडवेंचरस हो, बट जब नेचर अपने पे आता है तो फटती है। एंड यू स्टैंड देयर की शिट हुई, ये हिल रहा है, ब्रिज भी हिल रहा है, एंड इट इज़ अमेजिंग। और ये ठंडा पानी, एकदम ग्लेशियर का चिल्ड पानी। और लिटरली समझ ले यहाँ से वो अपना जो स्टोर है, या जो अपना स्टेशन का जो प्रीमाइस है, स्टेशन का भी नहीं है, 3-4 दुकान छोड़ के जो भी एरिया है, वहाँ पर बच्चा ये हॉट वाटर स्प्रिंग है, जहाँ का टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस, और ये पानी बॉईल हो रहा है। ठीक है, थोड़ा केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पूछता हूँ। 97 डिग्री पे कैसे बॉईल होगा? पानी तो 100 पे बॉईल होता है। वेरी गुड। प्रेशर एंड वन मोर थिंग बच्चा, दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सल्फर एंड वाटर, जो जल्दी बॉईल होता है। वन ऑफ द रीजन तेरे को पहाड़ों पे मैगी क्यों पसंद है, बिकॉज ऑफ द वाटर प्रेजेंट देयर। पानी वहाँ पर जल्दी बॉईल होता है, तो यू गेट द टेक्सचर ऑफ द मैगी, जो तेरे को घर पे नहीं मिलता है। वापस इधर आ। एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल साइड, जहाँ पर बच्चा ये ठंडा पानी ग्लेशियर का और वो गर्म पानी 97 डिग्री का मिलता है, और वो बड़ा सा धुआं आता है जिससे पूरा शहर धुआं हो गया है। कैसे पता है? वो तवे पे अपन ठंडा पानी डालते हो, कैसे धुआं आता है, बस एग्जैक्टली वो धुआं है। बट ये बच्चा सेंचुरी से गर्म पानी आ रहा है, तो ना पूरे पत्थरों के ऊपर भी वो बायोफिल्म फॉर्म हो चुका है सल्फर का। एंड इट इज सो ब्यूटीफुल साइट। और जैसे जैसे तुम आगे जाओगे, ऐसा शिव जी का बड़ा सा मूर्ति है, तो वो धुएं में से हटके तुमको शिव जी का मूर्ति दिखता है, ऐसा ब्लैक कलर का मूर्ति, हाथ में त्रिशूल, एंड देन यू सी वहाँ से पानी आ रहा है। इट इज सच एन अमेजिंग साइट। और यहाँ पर बच्चा तुमको सोच, इंडिया में ये है जहाँ पर लिटरली 3 कदम पे तेरे को 3 डिग्री का पानी मिल रहा है, और उससे 3 कदम में तेरे को 97 डिग्रीज का पानी मिल रहा है एट द सेम स्पॉट। ओके।
और ये 97 डिग्री वाले पानी में भी ये थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। वहाँ पर ना गुरुद्वारा में दे हैव मेड डिफरेंट पॉन्ड्स फॉर पीपल टू बेद इन। वहाँ पर गुरुद्वारा बहुत फेमस है बिकॉज उनके कोई तो सिखों के गुरु ने वहाँ पर समाधि ली थी, तो उनका मेडिटेशन रूम है, बहुत सारे ऐसे लेयर्स में उन्होंने ना गर्म पानी रखा है, ठीक है। तो और मेरे को वहाँ पर ऐसे एक बार डिप लेना था कि कैसा है ये, मेरे को लगा मस्त बाहर ठंडी है, गर्म पानी में डिपेंगे तो मज़ा ही आ जाएंगे। और हम लोग ने लिखा था कि नो डाइविंग, 5 मिनट से ज़्यादा रुकने का नहीं, अगर तुमको हेडेक होता है या कुछ है तो अंदर मत आओ, हाइपरटेंशन है तो मत आओ। वहाँ पर ऐसा है कि अगर तुमने ये पानी में नहाया तो जो भी तुम्हारे स्किन के डिजीजेस सब चले जाएंगे। तो बहुत सारे लोग उसी के लिए आते हैं वहाँ पर एज मेडिसिनल पर्पसेस। उन लोग के लिए भी लोगों ने अलग एक पॉन्ड बनाया कि तुम लोग यहाँ पर डिप करो। बट ऑब्वियस ही बात है, ऐसा थोड़ी होता है कि पानी में नहाने से चला जाएगा, ऐसा होता है क्या? बताता हूँ। अब उनका फेथ है बच्चा, दिस इज वेयर बच्चा फेथ एंड साइंस मीट। सल्फर बैक्टीरिया दे हैव द प्रॉपर्टी टू ईट फंगाई। तो ये जो सल्फरस पॉन्ड है उसमें जो सल्फर है वो फंगस को खा जाएगा। तो अगर तेरे को स्किन डिसऑर्डर है जो मोस्टली फंगल होगा तो पानी में डिपेगा, सल्फर बैक्टीरिया आके तेरे को चकनाचूर कर देगा, मतलब तेरे फंगस को चकनाचूर कर देगा। अब मैं साइंस बता रहा हूँ बट उनके लिए तो फेथ है ना, वो है ना। वहाँ पर बच्चा लिखा था, मेरे को लगा था कि चल मैं 3-4 मिनट तो मस्त से लेटूंगा। बच्चा मैं 90 सेकंड था अंदर, और जो चटका मारा ना पानी, माँ कसम। दिस हॉट वाटर स्प्रिंग्स आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर, नॉट योर गीजर वाला गर्म। ऐसा चुभता है पानी, ठीक है। इसमें डाइव मारेगा तो भाई सब फ्राई होके बाहर आएगा, तो एकदम लाल चटक होके बाहर आया हूँ मैं, फुल एकदम सा। गया था तभी मोमो, बाहर आया था तब चिली मोमो, ओके। एंड उसमें ना धुआं निकलता है, तो सल्फर फ्यूम्स, तो तुमको ना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चक्कर भी आता है, थोड़ा हेजेक होने लगता है। तो इट इज़ नॉट एडवाइस कि तुम ज़्यादा टाइम तक वो पानी में रहो। मैं इतना सब क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ तुमको। इतने 97 डिग्रीज पे भी बच्चा, एक बैक्टीरिया है जो अपना एंजाइम को काम कर सकता है, दैट इज थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, दैट इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इसका एक और तुमको एडवांटेज आएगा जब आप पढ़ोगे बायोटेक में पीसीआर करके एक प्रोसेस होता है, उसके लिए भी हमको एक एंजाइम चाहिए, इसका नाम है टैक पॉलीमरेज। क्या नाम है? इसके लिए भी बच्चा हम लोग यही वाले बैक्टीरिया से हम लोग उठाते हैं सल्फर। इनफैक्ट व्हेन आई वाज डूइंग माइक्रोबायोलॉजी तो हम लोग ऐसे पॉन्ड्स में गए थे इन द इंटीरियर्स ऑफ महाराष्ट्र टू गेट द सैंपल। बट ये लोग ना इतने चंट है ये बैक्टीरिया लोग कि ये लोग लैब में उगते ही नहीं है, बेशरम लोग, ठीक है। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया भी आता है उसमें, अगर हमने उगा लिया ना इनको, ठीक है, वी एक्चुअली ट्राई टू ग्रो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया फ्रॉम द अडर ऑफ रूमेंस, यानी बफेलो के अडर से। अगर ये हो जाता बच्चा सक्सेसफुल तो हम लोग लिटरली सारा जो भी तुमको 2 व्हीलर दिख रहा है उसमें हम लोग गोबर भरवाते थे, बिकॉज से मीथेन बन सकता है और तो उससे तुम्हारा गाड़ी चल सकता है। 2 काम होगा, वेस्ट यूज हो जाएगा और फ्यूल बचेगा। फिर ट्रम्प कहाँ अटैक करेगा सोच, इंडिया में आएगा गोबर के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि ये लोग नेचुरली ग्रो करते हैं, आर्टिफिशियली लोग इतना सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर रहे हैं। ओके, आई विल शो यू दैट प्लेस। हाँ हाँ, चलो बैक टू वर्क नाउ। हाँ, तो ये वाले जो बैक्टीरिया बचा, उनके अलावा किसी कोई भी एंजाइम जो है वो हाई टेम्परेचर पे काम करेगा नहीं। क्यों? जैसे हाई टेम्परेचर होगा उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे एंड द स्ट्रक्चर विल कोलैप्स। प्रोटीन्स का बच्चा टेम्परेचर से बहुत पुराना रिश्ता है। याद है हमने डिस्कस किया था कैसे सॉफ्ट बॉइल्ड एग, हार्ड बॉइल्ड एग किया था डिस्कस कि नहीं किया था? ओके ओके ओके, कितने लोग एग खाते हैं? ओके, आपको पता है डिफरेंस सॉफ्ट बॉइल्ड, हार्ड बॉइल्ड और एग के बारे में? सॉफ्ट बॉइल्ड एग क्या होता है कि एकदम मस्त 3 मिनट तक आप बॉईल करो उसको, इसको आइस वाटर में डाल दो, शेल उसका सेपरेट करो और ऐसे कट करो तो योग ऐसा उफ करके बाहर आएगा। जो येलो वाला पार्ट है वो ऐसा बहेगा, जो रामन वेमन में लोग यूज करते हैं। देन देयर इज हार्ड बॉइल्ड एग जहाँ पर उसको 6 मिनट तक बॉईल करना होता है, देन यू रिमूव द पील और उसमें येलो वाला पार्ट तुमको दिखेगा, ऐसे बहेगा नहीं, दिखेगा ऐसा। और फिर उधर जब कभी थोड़ा ज़्यादा पक जाता है तो क्रेजी बॉल जैसा निकलता है वो येलो वाला पार्ट। ओके, व्हाइट वाला पार्ट ऑल्सो बिकम्स वेरी रबरी एंड चूवी। ओके, चिकन 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 आपने बाहर खाया है और घर पे भी खाया है, क्या डिफरेंस है? एक सेकेंड, बाहर वाला टेस्टी है, घर वाला टेस्टी है? किसका टेक्सचर अच्छा है? बाहर वाला। क्यों? स्किल इशू? नहीं, सेम बच्चा। क्या होता है पता है, घर पे जब भी हम लोग नॉनवेज पकाते हैं, जब भी घर पे हम लोग कोई भी मीट पकाते हैं या प्रोटीन कुक करते हैं, वी कीप इट इन द वेसल, तो वो रेसिडुअल हीट में भी पकते रहते हैं, तो द
मीट बिकम्स रबरी और टाइट, तो ऐसा फ्लेकी नहीं निकलता जैसा KFC वाला बनाता है, ठीक है। जो बाहर वाले बिरयानी में आता है कि एकदम फ्लेक्स आता है, तुमको एकदम धागे धागे दिख रहे, वैसा नहीं आ रहा है। घर पे मम्मी उसी में रख रही है, उसमें अपन खा रहे तो पकते रहते तो थोड़ा सा रबरी हो जाता है, ठीक है। वॉट दे डू इज दे कुक इट, दे रिमूव इट एंड देन दे एड इट वाइल सर्विंग, सेम जैसे चावल करते थे, ठीक है। सेम हैपेंस फॉर मीट, सेम हैपेंस फॉर चिकन, सेम हैपेंस फॉर एवरी काइंड ऑफ प्रोटीन। इनफैक्ट प्रोटीन का रिलेशन ना टेम्परेचर के साथ साथ pH के साथ भी है, इसलिए जब भी आपको प्रोटीन कुक करना होगा यू ऐड समथिंग एसिडिक टू इट। कोई भी क्यूजिन देख ले, अगर तुम देख लो इंडियन क्यूजिन बिरयानी, मीट को किसमें मैरिनेट करते हैं, दही में, दैट प्रोवाइड्स लैक्टिक एसिड विच गिव्स मोर रिचनेस टू द प्रोटीन, एक टेक्सचर आता है बिकॉज ऑफ दैट लैक्टिक एसिड। एशियन खाने में वो लोग विनेगर डालते हैं, ओके। एंड अगर हम लोग बात करें ये कोरियन लोग भी वही विनेगर वगैरह डालते हैं, और कहाँ पे, हाँ इनफैक्ट वो एक पता है पोच एक आता है, वो गर्म पानी में लोग एसिड डालते हैं, विनेगर डालते हैं, घुमाते से पूरा थैले निकलता है अंडे का, ओके। उसमें भी दे ऐड pH, दैट इज दे ऐड विनेगर। इनफैक्ट चलो थोड़ा वेजिटेरियन वाले लोग पे आते हैं, दाल, चोले, जो राजमा, ये तीनों बच्चा प्रोटीन है। तुमने बाहर खाया ये तीनों चीज, दाल फ्राई, छोले एंड किसका बात किया, राजमा, ये तीनों चीज पहले तुमने बाहर भी खाया, घर पे भी खाया, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बाहर बनाया और घर वाले में? नहीं, अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट बच्चा, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्सचर। हाँ, जाड़ा रहता है। घर पे मम्मी जब जाड़ा बनाते तो प्रॉब्लम क्या होता है, थोड़े टाइम में बच्चा वाटी में पानी ऊपर, दाल नीचे, अगेन स्किल इश्यू, नो। मम्मी लोग कुकर में सीटी मार रहे हैं, जैसे टेम्परेचर बहुत फटाफट बढ़ रहा है तो उसको ना स्ट्रक्चर होल्ड करने को मिल ही नहीं रहा है, तो या तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा या तो थिक और थिन हो जाएगा। बट जो बाहर का दाल है उसको लोग धीरे धीरे कुक करते हैं, स्लो कुक करते हैं। इनफैक्ट अगर आप नॉर्थ में जाओगे, दाल मखनी या उन लोग का दाल बुखारा जो होता है, वो लोग लिटरली सुबह से लेकर शाम तक कुकते ही रहते हैं। सेम हैपन विद छोले, अपन छोले बाफा मुकी दी था, ग्रेवी मिक्स 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 सर्व। वो लोग बच्चा धीरे धीरे कुक करते हैं, लोग पूरा टेक्सचर लेके आते हैं। मम्मी इतना टेक्सचर लाने जाएगी, सब बाकी का काम कौन करेगा फिर? फ्री है मम्मी, ये मम्मी ढाबे वाली है, मम्मी के पास आ रहे वेजी पाजी वीडियो करने के लिए, नहीं ना। अच्छा, अगेन इस तीनों के कुकिंग में बच्चा हम लोग क्या डालते हैं, pH वाला डालते हैं। तू फिश ले ले या कोई भी दाल ले ले, सर्व ऊपर से नींबू डाल के, जिसकी वजह से एक रिचनेस आता है। पकाने के समय अगर आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में तो कोकम डालेंगे, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में तो क्या डालेंगे, इमली डालेंगे, नॉर्दर्न साइड पे तो या तो अनारदाना डालेंगे, कहीं कहीं पर आमचूर डालेंगे। मतलब कहीं ना कहीं बच्चा दे यूज सम काइंड ऑफ एसिड टू मेक दैट pH। तो इसलिए मैंने बोलता है ये चैप्टर में बहुत सारा कुकिंग भी आएगा। सेम बच्चा प्रोटीन का जो प्रॉपर्टी सेम एंजाइम का प्रॉपर्टी है, तो एंजाइम भी कौन से pH पर्टिकुलर pH पे काम करेगा और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करेगा, बिकॉज उसका टर्शरी स्ट्रक्चर टेम्परेचर के हिसाब से चेंज कर सकता है और pH के हिसाब से भी वो इंटरेक्ट करके चेंज कर सकता है। आर यू विथ मी? यस। देख क्या लिखा, थोड़ा रीड भी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बातचीत हो गया। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आना चाहिए। चेंज इट बच्चा, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आएगा। थर्मल से अभी कर दो ना बच्चा, अभी बोल रहा हूँ ना मैं, कर दो, लिखा ही नहीं है ना। सर तेरे को गिल्ट फील नहीं हो रहा है? मैं होता ना तो ढक्कन में पानी लेके नाक पे डाल देता था, चुल्लू पर पानी में डूबना। अरे सर वो फाउंटेन ना, हम लोग कभी भी वो फाउंटेन से आसपास जाते थे ना, तो हर बार वो रोशन सर का डायलॉग याद होता था, चुल्लू में पानी में डूब मरो सालो। कभी भी वो फाउंटेन से गुजरते तो वही डायलॉग याद आता था। थर्मल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर एक केमिकल रिएक्शन के बारे में दिया, देखो व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड फॉर्म होगा, उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? और फिर होगा केमिकल रिएक्शन। जैसे देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 मिलके क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस वो। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, ग्लूकोज बनेगा स्टार्च तोड़ के। जैसे हमने कुछ भी चबाया, खाना खाया, ठीक है, खाना नोयू, जब खाना खाते हो आपने सब राइस खाया या चपारी खाया या
फ्रेंच फ्राइज खाया, उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? वो स्टार्च का एक फॉर्म है, राइट? वो अपने स्टमक में जाते जाते बच्चा माल्टोस बनेगा, उसके बाद इंटेस्टाइन जाने के बाद क्या बनेगा? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो स्टार्च से जो ग्लूकोज बना ये बच्चा हाइड्रोलिसिस है। क्या है? मतलब एक चेन से मैं मोनोमर तक आ रहा हूं और ये ग्लूकोज बच्चा जब जाएगा सेल के अंदर तब क्या बनेगा? वो ग्लाइकोलिसिस से, ग्लूकोज से क्या बनता है ग्लाइकोलिसिस में? पायरुविक एसिड या पायरुवेट। ये भी बच्चा एक मेटाबॉलिक पाथवे है। ओके, दोनों में बच्चा अपने को क्या चाहिए? एंजाइम्स। क्या चाहिए? एंजाइम्स। तो देख क्या लिखा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च से ग्लूकोज बनना ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। रेट किस पे डिपेंड करेगा? कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बना है। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? कितने टाइम में कितना मॉलिक्यूल बनेगा, इसको हमने लिखा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। सपोज मैं बोलता हूं कि 1 घंटे में x मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बना स्टार्च से, ठीक है। अभी अगर मैंने बोला कि रेट ज्यादा है, विच मीन्स 1 घंटे में 2x बनना चाहिए या तो हाफ आवर में x बनना चाहिए। आर यू विथ मी? या तो आप प्रोडक्ट को बढ़ा दोगे या तो टाइम को कम कर दोगे, दैट इज रेट। अच्छा, रेट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन में पता है डायरेक्शन होता है। आर यू विथ मी? केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। तो स्पीड विल बिकम वेलोसिटी व्हेन देयर इज डायरेक्शन मेंशन्ड, ठीक है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब रिएक्शन हम लोग लिखते हैं और अगर मैंने डायरेक्शन दे दिया, स्पेसिफाई कर दिया, तो मैं स्पीड को क्या बोल सकता हूँ? वेलोसिटी। क्या बोल सकता हूँ? तो वो एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखो दोस्तों, ये वाला पॉइंट कहाँ गया? हाँ, तो ज्यादा ही ऊपर चला जाता है बेशर्म। हाँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च रेट इक्वल टू वेलोसिटी इफ डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर्स। रेट कैन बी वेरिएबल। रेट क्या हो सकता है? वेरिएबल। अभी देख बच्चा, एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, मिला थंब रूल। व्हाट इज थंब रूल? फ्लेमिंग का पता है, पढ़ा अपने, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड। बस बच्चा एग्जैक्टली वो नहीं है ये। थंब रूल बच्चा, थंब रूल का मतलब होता है बेसिक प्रिंसिपल। क्या हुआ? सबका ध्यान, एसी बंद करना है। ये टॉपिक के बाद करें 5 मिनट्स भूमिका। सारा तो च्युइंगम खा रही है? क्या बोला था? च्युइंगम, चैनी खनी सब नहीं खाने का ना। अभी खाया है, जस्ट अभी खाया, तो फटाफट चबा के खत्म कर ले, उसका 2 रुपया वसूल कर ले, पूरी मिठास उतार ले अपने अंदर, ठीक है। जैसे टॉपिक खत्म होगा फेंकना पड़ेगा जाके। सुन, थंब रूल का मतलब क्या है? बेसिक प्रिंसिपल। जैसे सपोज मैं बताऊं कि थंब रूल, अगर मुझे कोई काम करना है, सपोज मुझे एक दीवार कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। मुझे शायद 2 वर्कर्स अगर मेरे पास है, दे विल टेक 5 days टू बिल्ड अ वॉल। तो अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर बढ़ा दूं तो टाइम कम लगेगा। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, एक बेसिक रूल है, इसको हम बोलेंगे थंब रूल। क्या बोलेंगे? थंब रूल। गॉट इट? वैसे ही रिएक्शन का थंब रूल क्या बोलता है, रेट ऑफ रिएक्शन का, कि अगर आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाया तो रेट क्या होगा? डबल। क्या होगा? या अगर 10 डिग्री कम किया तो रेट क्या होगा? हाफ। क्या लिखा है हम लोग ने बड़ा स्मार्टली? रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन। माने अगर मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट क्या होगा? डबल। और 10 डिग्री टेम्परेचर कम किया तो रेट क्या होगा? हाफ। एग्जाम्पल, स्टार्च से ग्लूकोज बनने के लिए 10 डिग्री पे सपोज 1 घंटा लग रहा है। कितना घंटा लग रहा है? तो 20 डिग्री पे कितना घंटा लगेगा? हाफ आवर। आर यू विथ मी? यस। या मैं बोल सकता हूं कि 20 डिग्री किया तो मुझे 2 गुना ग्लूकोज मिलेगा 1 घंटे में, और अगर मैंने 0 डिग्री किया तो कितना मिलेगा? डिवाइडेड बाय 2, या मुझे 2 घंटा लगेगा। वापस से स्टार्च ग्लूकोज को तेल लगा। अब थोड़ा XY डालते हैं। A will produce X at 10 डिग्री सेल्सियस in 1 hour। अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो कितना मिलेगा मुझे? 2x। या x के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? हाफ आवर। रेट क्या हो गया? डबल हो गया। अगर मैंने 0 डिग्री कर दिया तो मुझे कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? x/2। या कितना टाइम लगेगा x के लिए? 2 आवर्स। समझा ये रिलेशन? अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाए तो रेट क्या होगा? डबल। और 10 डिग्री टेम्परेचर कम किया तो रेट क्या होगा? हाफ। और इसके ऊपर बच्चा अपन न्यूमेरिकल करेंगे।
ये वाले न्यूमेरिकल कोई नहीं करवाता, ना ऑनलाइन है, ना कोई बुक में है, ना तुमको मैट वैट में कभी आएगा। बट मैं हर साल प्रे करता हूँ कि एक बार नीट में आए ये, बिकॉज मेरे बच्चों के अलावा किसी को नहीं आएगा। और तुम भी ये प्रे करो कि ऐसा क्वेश्चन आए, बाकी लोग गूगली ढूंढते रहेंगे। आपको कैसे पता कि आप मैं बताता हूँ। हाँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके बच्चों के अलावा क्योंकि ये नहीं करते, ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है जो जिपमर में करवाते हैं। मैं हर साल करवाता हूँ ये सोच के कि किसी एक बैच को तो आएगा, और वो एक क्वेश्चन सिर्फ उनको आएगा, बाकी किसको नहीं आएगा। और वो लिटरली अपन 2 लाइन में से खींच रहे क्वेश्चन। रिलैक्स करवाऊंगा मैं, तो तुम लोग को आ जाएगा, रिलैक्स चिल। तो कोई तुम्हारे फ्रेंड होंगे बोलेंगे तेरे को बायोमोलिकुलर, तो तेरे को न्यूमेरिकल आता है क्या? ठीक है, ये ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा। ओके, करेंगे हम लोग, रिलैक्स। बट ये स्टेटमेंट क्लियर है, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो रेट क्या होगा? डबल। कम किया तो क्या होगा? हाफ। एंड आई गेस वी हैव टाइम कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो माइट एज वेल कर ही ले। ओके, अभी देख मजा आएगा। कैटलिस्ट रिएक्शन ना फास्टर देन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन में कैटलिस्ट होगा या एंजाइम होगा तो उसका रेट क्या होगा? फास्ट कंपेयर टू अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। तो उन लोग ने एक बड़ा एग्जांपल दिया सिंपल सा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये रिएक्ट होकर बनता है कार्बोनिक एसिड। क्या बनता है? होता है अपने बॉडी में, ये कहाँ होता है? आरबीसी में। कभी होता है? रेस्पिरेशन ऑफ व्हाट ट्रांसफर? कार्बन। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर के लिए बच्चा कार्बोनिक एसिड बनता है, फिर वो HCO3 माइनस और H+ बन के निकलता है, राइट? वो वाला जो रिएक्शन है वो अपने बॉडी में होता है, राइट? ये रिएक्शन बच्चा विदाउट एंजाइम भी हो सकता है। ये रिएक्शन विदाउट एंजाइम भी हो सकता है। विदाउट एंजाइम 1 घंटे में कितना मॉलिक्यूल बनेगा? 200 मॉलिक्यूल। कितना बनेगा? अभी देखना, मजा आएगा। CO2 plus H2O will give you H2CO3। क्या देगा? H2CO3 1 आवर में कितने मॉलिक्यूल देगा? 200 मॉलिक्यूल्स। कितना देगा? 200 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये है विदाउट एंजाइम। क्या है? विदाउट एंजाइम। CO2 प्लस H2O एक एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, CAZ जिसको हम बोलेंगे। विथ एंजाइम H2CO3 देता है। कितने मॉलिक्यूल देता होगा बच्चा? बुक में, बुक बंद कर, तो लिखा है तुम लोग ने 6 लाख बच्चा। कितना? 6 लाख मॉलिक्यूल्स। इजी? रेट बढ़ गया, बट इन 1 सेकेंड है। समझा ये क्या हुआ? थोड़ा समझाता हूं। बिना एंजाइम के बच्चा 1 घंटे में कितना मॉलिक्यूल बन रहा है? 200। कितना बन रहा है? जैसे मैंने एंजाइम डाला, अभी 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहा है पर सेकेंड। अगर नहीं समझ रहा है तो मैं तुमको पैसों के टर्म में थोड़ा कन्वर्ट करके दिखाता हूं, थोड़ा सा समझो। ठीक है, सपोज आपको एक जॉब मिलता है, मैकडी में आपका जॉब है, ऑर्डर लेके पैक करके उनको सामान देना है। वहां पर आपका पर आवर पेमेंट है कि आप अगर 1 घंटा काम करोगे तो आपको 200 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 200 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट डे तेरा प्रमोशन हो गया, तेरे को सेम काम करना है, और अभी तेरा सैलरी हो गया बच्चा 6 लाख रुपया 1 सेकेंड का। 1 सेकेंड का 6 लाख रुपया। तो बाय द टाइम यू से, हाँ सर कैन यू रिपीट दी ऑर्डर प्लीज, 36 लाख अंदर आ चुका है, या ओके नो आइस, और 18 लाख आ चुका है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज 10 मिलियन टाइम्स। 1 घंटे में जहां पर 200 मिल रहा था बच्चा, द मोमेंट आई ऐड एंजाइम, वो मुझे हर सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल देगा। जस्ट इमेजिन द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो हम लोग एंजाइम्स के साथ अचीव कर सकते हैं। और ऐसे अपने बॉडी में लगभग 2 लाख एंजाइम्स है जो काम करते हैं। ओके, अच्छा सबका इतना स्पीड नहीं होगा, बट उनका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। दिस इज जस्ट वन ऑफ द एंजाइम। आर यू विथ मी? विदाउट एंजाइम क्या था रेट? 1 आवर में 200, विथ एंजाइम 1 सेकेंड में 6 लाख। आर यू विथ मी? यस? ओके, चलो।
In absence of enzyme, the reaction rate is very slow, about 200 molecules in 1 hour. In presence of enzyme, the reaction rate becomes very fast, that is about 6 lakh molecules in 1 second. When each of the step is catalyzed by the same enzyme or different enzyme, it is called as metabolic pathway. क्या बोलेंगे उसको? मेटाबॉलिक पाथवे तो पता होगा आपको. व्हाट इज मेटाबॉलिक पाथवे? जहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज से पायरुवेट बना, ठीक है, जो क्रेब्स साइकिल वाला रिएक्शन, वो क्या है? मेटाबॉलिक पाथवे. जैसे ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है 10 स्टेप्स में, राइट. यहाँ पर भी एक करेक्शन है. एनारोबिक रेस्पिरेशन बच्चा अपने में होगा तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड. क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड. और वही एनारोबिक रिएक्शन अगर ईस्ट में होगा तो क्या बनेगा? इथेनॉल. क्या बनेगा बच्चा? यहाँ पर एनारोबिक कर दो प्लीज नोट्स में. नोट्स में मैडम, नोट्स में. आपने लिखा नहीं है नोट्स? क्यों? पिकनिक आए थे इसलिए? पता है मुझे, तो लिखना चाहिए था ना. अच्छा, ये किधर होता है? मसल में हुआ था, अभी हुआ था. बस में भी नाचे थे सर, पूल में भी नाचे थे सर, है ना. फिर डीजे में भी नाचे तो पैर अकड़ गया था रात को, फिर से घिसी करना पड़ रहा था. क्या होता है बेटा तभी? कैसे बनता है वो लैक्टिक एसिड? तुम्हारे मसल्स को बच्चा इतना एक्सरसाइज करने का आदत नहीं है. तुमने एक ही दिन में बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर लिया, बट योर मसल्स रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी होगा तो एक कॉन्ट्रैक्शन होगा. कैसे होता है वो भी हमने पढ़ा है. आएगा कैल्शियम है ना. अभी उसके पास ऑक्सीजन ही नहीं है जितना तुमको रिक्वायरमेंट है, तो क्या करते हैं? बिना ऑक्सीजन के एटीपी बनाना स्टार्ट करता है. जब वो बिना ऑक्सीजन के एटीपी बनाता है तो क्या जमा होता है बच्चा? वहाँ पर लैक्टिक एसिड. क्या जमा होता है? और लैक्टिक एसिड की वजह से बच्चा तुमको आते हैं क्रैम्प्स. क्या आते हैं? तो कभी कभी तुम बोलते हो अरे नस चढ़ गया. नस नहीं चढ़ रहा है. नस को कोई शौक नहीं है एक दूसरे के ऊपर चढ़ने का. ओके, तुम्हारे मसल्स है जो क्रैम्प अप हो गए तो तुम्हारा उंगली ऐसा हो जाता है. बहुत लोग को पूल में हुआ था है ना, फिर ऐसा खींचना पड़ रहा था. व्हाट यू डू इज, अगर जब ऐसा होता है, फर्स्ट यू लूज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, तो अगर जब भी ऐसा होता है कि तुम बहुत ज्यादा थके हो, बहुत ज्यादा नाच के थक गए हो या बहुत, तो तुम कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स कंज्यूम करो. गेटोरेड, जो सॉल्ट वाटर, हाँ ठीक है, सॉल्ट वाटर, नींबू ऐसा मस्त, गुलाब जामुन नींबू, कुछ भी. हाँ, yes, but you require to be, you must be dehydrated to next level. मैं वही तो बोल रहा हूँ बच्चा कि स्विमिंग पूल तक तू जब पहुंच, स्विमिंग पूल तक का जो तेरा जर्नी था, बस में, ब्रेकफास्ट के बाद बस में, ठीक है, फिर क्रिकेट खेला, तो क्योंकि पानी में बच्चा यू स्पेंड मोर एनर्जी टू वॉक टू रन ना. तो कितना तू नॉर्मल जितना भागता है ऐसा पानी में भाग सकता है क्या? और पानी में यहाँ तक था, है ना, पिट्ठू कर रहे थे. हाँ, ये इसको तेरे को स्विमिंग आता था ना. हाँ, बाकी लोग बेचारे लोग को लेके घूम रहे थे, कांदा ले लो, आलू ले लो. So when you are in water बच्चा, सुनो back to work. When you are in water, when you are in water, सुनो, तभी तुम ज्यादा एनर्जी स्पेंड करते हो फॉर मूवमेंट, जिसकी वजह से पानी में मैक्सिमम होता है. ठीक है, प्लस द अमाउंट ऑफ ATPs that you have spent in that first day was way too much. उतना ट्रैकिंग में तुम नहीं थके हो, है ना. किसने घड़ी वड़ी पहना था क्या? वो नहीं वो वाला, यस, स्मार्ट वॉच पहना था. 21st डे पे 20,000 स्टेप्स. ओके, डांस इंक्लूडिंग कि विदाउट, एक्सक्लूडिंग? इंक्लूडिंग. ओके, ठीक है. मैंने लास्ट ईयर पहना था घड़ी, ठीक है, ये वाला मतलब स्मार्ट वॉच. मेरा डे 1 पे द स्टेप्स वाज 32,000 और लास्ट ईयर से ज्यादा मैं इस बार नाचा हूँ. ठीक है, तो इस बार, बट द पॉइंट इज यू एक्सर्ट अ लॉट, स्पेशली व्हेन यू आर इन तो वाटर में बच्चा तुमको क्रैम्प्स होने का बहुत ज्यादा चांसेस. या कभी सपोज तुम कभी नॉर्मल इतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखते और सडनली तुम जाते हो टर्फ पे खेलने, फिर नेक्स्ट डे घर पे आके इधर भी दुख रहा है, इधर भी कुछ तो लगा है ना, फिर तभी भी सेम होता है. फिर रैंडमली जब आप सो रहे तो अभी हाँ, दैट इज, हाँ, मजा है ना.
बट द पॉइंट इज बच्चा, व्हाट डू यू डू टू गेट अ फास्ट क्विकर रिकवरी? पहले तो आप अगर उंगली हो गया तो यू स्ट्रेच इट, एंड जहां पर आपको पेन हो रहा है वहां पर आप रब करते हो इन वन डायरेक्शन। उससे क्या होता है, यू इंक्रीज द ब्लड फ्लो। समझ बायो, समझ कितना मस्त है। व्हेन यू इंक्रीज द ब्लड फ्लो, ज्यादा आरबीसी आएगा, ज्यादा आरबीसी आएगा मतलब ज्यादा हीमोग्लोबिन आएगा, और हीमोग्लोबिन क्या लेके आता है? ऑक्सीजन, जिससे वो लैक्टिक एसिड फटाफट ब्रेक डाउन होता है। गॉट इट? इसलिए लोग पता है क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में लोग आके पहले फिजियो आके पहले रब करता है, ठीक है, फिर वो तेरे को कुत्तो गेटरेड वेटरेड या कुत्तो इलेक्ट्रोलाइट्स पिलाते कि पी, या तो क्रिकेटर लोग तो केला ही खा लेते डायरेक्ट, पोटेशियम झटपट मिल जाता है। हम लोग को भी केला ही बोलते हैं। हाँ सेम सेम, यस। 3 घंटा हम लोग पूरा प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद मिस बोलती थी ब्रिंग बनाना है एक आज थोड़ा ज्यादा हो गया। तानिशा, चलो ये लिखा। चलो ये बच्चा ईस्ट पता है आपको? ईस्ट ये क्या है? विले पार्ले, ये यीस्ट 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 यीस्ट। अरे विले पार्ले से याद है, पार्ले फैक्ट्री बंद हो रहा है। वो पहले भी नहीं आती थी, वो पहले नहीं आती थी। पार्ले फैक्ट्री बंद हो रहा है अपना। अब इसका नाम क्या रखेंगे? अरे फैक्ट्री बंद हो रहा है, अब कहीं और तो चल रहा है, यहाँ पर बंद हो रहा है। और इधर तो किसी और की फैक्ट्री है, तो इधर बंद हो रहा है। हाँ ये वाला बचपन में मुझे भी इसका बहुत मजा आता। इधर आ जाओ वापस। मोनाको भी इधर ही बनता था। तानिशा इधर ध्यान दो। मैकेनिज्म क्या एंजाइम एक्शन का? अभी ये तुम्हारा बच्चा एंजाइम है, इसके ऊपर सबस्ट्रेट चिपकेगा। कहां पे चिपकेगा? एक्टिव साइड पे। कहां चिपकेगा? कैसे चिपकेगा? वो सबस्ट्रेट का बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड फॉर्म होगा, सबस्ट्रेट क्या बनेगा? प्रोडक्ट। क्या बनेगा? और प्रोडक्ट इतना अलग है बच्चा कि वो भी एक्टिव साइड पे चिपकेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा? सेपरेट आउट। कैटलिस्ट भी मैंने बोला था बच्चा, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो सपोज ये है मेरा सबस्ट्रेट, क्या है? ये है एंजाइम। क्या है? एंजाइम। ये ऐसे चिपकेगा, ये दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइड। क्या बोलेंगे? एक्टिव साइड पे चिपकेगा, सबस्ट्रेट के पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, और ये ऐसा बन के रिलीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला वापस आएगा, चिपकेगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड फॉर्म होगा। प्रोडक्ट इतना अलग है सबस्ट्रेट से कि वहां पे रहेगा नहीं और वो निकल जाएगा। मतलब मेरा एंजाइम एज इट इज रहेगा, सबस्ट्रेट चेंज होता रहेगा। एंजाइम यूज हुआ क्या? नहीं। एंजाइम पता है कैसा है? सपोज मैं आज तुमको जल्दी छोड़ दूं, कितने बजे का लेक्चर अपना? 2:30 1:30। मैं सपोज को छोड़ दूं 1 बजे, और मैं बोलूं तुमको मैं सपोज ऐसा मुंह मत बना यार। सपोज चुभने लगा, इतना नहीं है बाबा, इतना इज थर्ड वर्ड। तो क्या हुआ? सारा से शुभमन बन गई। बट शुभमन का आवाज थोड़ा सारा जैसा ही है। शुभमन का आवाज भी सारा जैसा ही है थोड़ा सा। और उसके पैर भी एकदम से ये फोटो मैंने नहीं देखा है, बट मैंने नहीं देखे शुभमन गिल के पैर। उसका फुट वर्क देखना होता है, फुट नहीं देखना होता है। अभिषेक शर्मा का भी आवाज वैसा ही है। हाँ ठीक है ना, इट्स फाइन। ठीक है बच्चा, इट्स फाइन। उन लोग वैसे भी क्या, उन लोग अरिजीत सिंह या बिग बॉस का प्लेबैक वॉइस नहीं है। अरिजीत डज नॉट सिंग नहीं है वो लोग।
बस वापस इधर आओ, कुछ अच्छा पॉइंट ये लोग भुला देते पागल सारा। सुनो सुनो सुनो, एंजाइम बच्चा अपना एंजाइम एज इट इज रहता है, एंजाइम अपना जगह नहीं छोड़ता है। कैटलिस्ट कैसे काम करता है? कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन। तो अगर मैंने आपको अगर 1 बजे छोड़ दिया और आपको मैंने बोला कि मैं आपको 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करने हैं आधे घंटे में, और मैं चल दिया, तुम लोग करोगे क्या? बिल्कुल नहीं। ओके, बट जैसे ही मैं गया, मैंने किसको सुपरविजन के लिए बिठा दिया, वो आपको सुपरवाइज कर रहे हैं, तो आप करोगे? हाँ, मतलब हाँ क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, वो बिना तुम्हारे सबमिशन के निकलने ही नहीं देंगे, तुमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं ना हूं या कोई ना हो तो आप चुपचाप कल्टेश, बट अभी कोई है, अभी ये जो पर्सन आया सुपरवाइजर, वो उसने तुमको कुछ काम दिया क्या? बट उनके प्रेजेंट में तुम अपना काम कर रहे हो। एंजाइम भी एग्जैक्टली सेम करते हैं। अच्छा, जैसे ही ये रिएक्शन हो गया, मैं दूसरे क्लास में भेजूंगा, वहां पर भी सेम चूरन देके आया हूं मैं, आधे घंटे में 50 क्वेश्चन करो, राइट? तो आई कैन यूज दिस एंजाइम एट मल्टीपल प्लेसेस। डज माई एंजाइम और कैटलिस्ट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन? नो, बट उसके प्रेजेंस में क्या होगा? उसका काम मस्त हो जाएगा। आर यू विथ मी? यस। आगे एंजाइम के बारे में और भी अपन रिलेशन बनाएंगे। रुक, बाइंडिंग ऑफ सब्सट्रेट टू द एक्टिव साइट, चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड, न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, एंजाइम विल बी फ्री फॉर नेक्स्ट सब्सट्रेट। 2 मॉडल है बच्चा एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के, जो हम लोग को सिलेबस में है। ये एक ऐसा नॉर्मल है कि सब्सट्रेट है, एंजाइम में चिपका एक्टिव साइट पे। ये मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए 2 मॉडल है। हाँ बोलो। जिधर बाइंड होगा उसको एक्टिव साइट बोलेंगे। अब देख, बॉल में बहुत सारे गैप है, बट लेट्स अज्यूम ये वाले गैप पे वो बाइंड करे, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट। नहीं, वहीं पे बाइंड होगा, नॉट नेसेसरी बाइंड होने के बाद ही। अब जैसे लैक्टेज है, तो वो तो किधर भी बाइंड करता है। नहीं, वो एक स्पेसिफिक साइट पे ही बाइंड करेगा। तो जैसे कि वो वाला जो दिख रहा है, वो डक का मुंह जैसा, हाँ, तो वो ही ये एंजाइम, हाँ, ये दिस इज एक्टिव साइट, दिस इज द एक्टिव साइट। अब हम लोग तो ऐसा आर्बिट्री बना रहे हैं ना, एक्चुअली तो बहुत 3D स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स था, गोलू मोलू टाइप्स होगा, तो इसमें एक ही जगह होगा जहां पर हमारा मनचाहा एंजाइम सबस्ट्रेट आके चिपकेगा। तो जैसे मैंने बोला लैक्टेज एंजाइम है, तो उसके पास एक ही साइट होगा जहां पर लैक्टोज आके चिपक सकता है। तो जहां पर लैक्टोज आके चिपक सकता है, दैट साइट विल बी कॉल्ड एज एक्टिव साइट। ओके, ये स्टडी करने के लिए सारा 2 मॉडल्स दिए थे। पहला दिया था फिशर ने। फिशर कौन है मालूम है? वही मछुआरा नहीं, फिशर बच्चा केमिस्ट्री वाला। अरे FISCHER है वो, सॉरी माय बैड। FI देख, टिकली लगा दिया आई को बस। FISCHER, फिशर ने दिया था ये लॉकेन की मॉडल। लॉकेन की मॉडल क्या बोलता है कि जो एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, ये लोग एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री है। ये बाद में चीज कर पे सुन, एंजाइम और सबस्ट्रेट ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री है, लाइक अ जिगजॉ पजल। जैसे हर ताले का एक चाबी होता है, वैसे हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होगा जहां पर आके सबस्ट्रेट चिपकेगा। ना एंजाइम स्ट्रक्चर चेंज करेगा, ना सबस्ट्रेट चेंज करेगा। उसको उन्होंने नाम दिया लॉकेन की मॉडल। क्या नाम दिया? तो अब जैसे एग्जांपल में ये सुक्रेज नाम का एक एंजाइम ऐसे बनाया मैंने, ई शेप का, ठीक है। उस पे कौन चिपकेगा? सुक्रोज। कौन चिपकेगा? जो ऐसा सी शेप का। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है। यहाँ पर ये बचा सुक्रोज है और ये सुक्रेज है। दिस इज सुक्रेज, एज इज द एंजाइम। ये चिपकेगा परफेक्ट। देख, बाइंडिंग हो रहा है इन लोग का, कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग हो रहा है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होगा, इसका बॉन्ड सूटेगा और ये क्या बनेगा? सुक्रोज क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। अब ये लोग दोनों इतने अलग है कि ये लोग क्या हो जाएंगे? सेपरेट आउट हो जाएंगे और फिर एक दूसरा सुक्रोज आके चिपक जाएगा। ऐसे करके रिएक्शन फटाफट होगा। ये किसने दिया? फिशर ने। किसने दिया? फिशर ने क्या बोला कि जो स्ट्रक्चर है एंजाइम का और सबस्ट्रेट का, ये चेंज होता नहीं है। ये पहला मॉडल था। फिर बच्चा कुछ सालों बाद एक और मॉडल आया जिसका नाम है बच्चा इंड्यूस फिट मॉडल। क्या नाम है? जिसको हम बोलते हैं कोस्टलैंड्स मॉडल। कोस्टलैंड कौन है? साइंटिस्ट। इसने क्या बोला कि देखो, ऐसा नक्की नहीं है कि चेंज नहीं करेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है, थोड़ा सा। उसने बोला कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को देख के थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर अपने आप को रीशेप कर सकता है। इसको उसने नाम दिया ऑल्टरिंग। क्या नाम दिया? व्हाट इज ऑल्टरिंग बच्चा लोग? लड़कियों को तो पता ही होगा ऑल्टरिंग। बॉयज, ऑल्टरिंग पता है क्या होता है?
बॉयज रुको रुको ना, उन लोग को पूछने तो उन लोग को क्या है मंतव्य ऑल्टरिंग पे। यथार्थ, व्हाट इज ऑल्टरिंग? सुना है ऑल्टरिंग वर्ड? ओके, अब कपड़े का कुछ तो करते ना, कपड़े का कुछ तो कर, सुना है मम्मी लोग से सुना है थोड़ा सा। गर्ल्स को तो पता होगा ऑल्टरिंग। ऑल्टरिंग इज बेसिकली यू चेंज द साइज ऑफ द क्लोथ अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। ओके, अभी मैं बताता हूं, सपोज सब लड़के लोग के पास ना एक कांटेक्ट है, एक ऑल्टर आंटी है। ये आंटी को उन्होंने बाकी सामान से छुपा के रखा है कि ज्यादा आंटी फेमस हो गई तो आंटी में एटीट्यूड आ जाएगा, फिर अपना काम सही से करके नहीं देगी। ये आंटी का नाम यूजुअली एकदम बेसिक नाम होता है, एकदम कॉमन नेम। यू गाइज हैव द सेम ऑल्टर आंटी। अब ये ऑल्टर आंटी बड़ी टैलेंटेड है, बट तुमको नहीं चाहिए कि इनका टैलेंट बाहर जाए। आंटी क्या करते बताता हूँ, कि जैसे सपोज तेरा चनिया चोली है, ठीक है, तेरे को लास्ट ईयर हो रहा था, इस साल नहीं हो रहा है। अभी तेरे को इसको जो टाइट है इसको लूज करवाना है, जो डिफिकल्ट है। तो ये आंटी और स्मार्ट है, तो क्या बोलते हैं कि આપણે છે ને આમ બે ધાગા લગાડી દે, પ્લીટ મારી દે, આમ ચેન મારી દે સાઈડ થી, તો થઈ જશે મસ્ત। क्या बोले हमें नहीं समझ। बेसिकली जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, घाघरा, घाघरा बोलेंगे, लहंगा। बड़े शनाया बन रहे हो। जो घाघरा है वो लास्ट ईयर तक हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है, तो वो आंटी क्या करेगी, यहाँ से कुछ तो ऐसा बेल्ट जैसा कुछ तो बनाएगी, ऐसे एक प्लीट मार देगी और ऐसा चेन मार देगी, तो तुम लोग साइड से ऐसा पहन सकते हो। ठीक है, ये तो एकदम स्पेशल स्किल। नॉर्मल स्किल में क्या होता है कि तुम्हारे फ्रेंड का कपड़ा जो तुमको पहनना है, ऐसे लड़की लोग में कपड़ा एक्सचेंज होता है, बॉयज लोग में नहीं होता है। ठीक है, कैसा होता है कि तेरा ग्रुप है, मेरा ग्रुप है, तेरे ग्रुप में कोई नहीं आता तो ला तेरा चने चोली में ढाप लू आज के लिए। कि तू नेस्को जा रही है तो तेरा चने चोली मेरे को दे दे, मैं जेवीएलआर जेवीपीडी जा रही हूँ। ठीक है, लोग कॉमन होंगे तो नहीं चलेगा, लोग अलग होने चाहिए। ओके, तो उसको लगे अरे मेरे पास तो 4 चने चोलीज है, राइट, 4 में 3 ही तेरा है, 3 में से भी एक तूने फंड किया है, 2 ही खरीदा है, एक मम्मी का तू चेंज करके वापर रही है। अब रुको, अभी ये जो प्रोसेस में क्या हो रहा है बच्चा, लेट्स अज्यूम वो जो कपड़ा है, दैट पीस ऑफ क्लॉथ जो हर बार चेंज हो रहा है, वो क्या है, एंजाइम है। क्या है? टू सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंगली एंजाइम चेंज होता है। ये ऑल्टर आंटी का भी काम सबसे ज्यादा होता है नवरात्रि के टाइम पे, शादी के सीजन में, और बर्थडेज पे, या किसी और के शादी में जाना है तो, है ना, कि डेस्टिनेशन वेडिंग से बदू थीम राखू जो, तो अभी येलो में कुछ नहीं मेरे पास, जो है वो इतना सैसी नहीं है। ठीक है, फिर आप देखते हो फ्रेंड के शोरूम में स्नेट पहना तो पूछू क्या, बॉयज लोग में ऐसा कुछ नहीं है, जो मिला साइज है ले लो, लड़के लोग में जो मिला ले लो, साइज देख लेंगे। जय हो ऑल्टर आंटी। तो जो ऑल्टरिंग वाला शेप है बच्चा, इसमें जो तेरा क्लॉथ है दैट इज लाइक द एंजाइम व्हिच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। तो अगर मेरा घाघरा है, तो अगर मेरा घाघरा मैं किसी और को दे रहा हूं तो सबस्ट्रेट चेंज हो रहा है, नहीं, हाँ, सबस्ट्रेट के हिसाब से एंजाइम चेंज। लड़के लोग भी पहनते हैं प्लीज घाघरा, रणवीर सिंह पहनता है क्या? शाहिद कपूर भी तो पहना था एक बार। पहना था, मैं नहीं पहन रहा हूँ, रिलैक्स, पहना था, तो उसमें भी पहना, ख्वाजा में भी पहना है, पहनते। द पॉइंट इज बच्चा, द एंजाइम कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट, बट बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा रे। ठीक है, ऐसा एकदम XS से XXL तक नहीं जाएंगे, थोड़ा सा मीडियम से लार्ज XL तक चलेगा, बहुत ज्यादा चेंज होगा नहीं। ये किसने बोला था? कोस्टलैंड ने। किसने बोला था? कोस्टलैंड ने उसका नाम दिया था इंड्यूस फिट मॉडल। क्या नाम दिया था? तो वही बच्चे यहाँ पर डायग्राम जैसा बनाया कि देखिए एंजाइम और सबस्ट्रेट है, एंजाइम ऐसा था, सबस्ट्रेट ऐसा था, तो एंजाइम ने अपने आप को कर्व किया सो दैट सबस्ट्रेट अच्छे से फिट कर सके और फिर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि एंजाइम ऐसा क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है? एनी आइडिया? नॉर्मली भी तो रिएक्शन हो रहा था, 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल मिल रहा था, बट ऐसा क्या करता है कैटलिस्ट या एंजाइम जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इतना बढ़ जाता है फास्ट? चलो बताओ। बोल। स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोला था थोड़ा सा, वो बॉन्ड ब्रेकिंग का स्पीड बढ़ाता है। ओके, बॉन्ड ब्रेकिंग का स्पीड बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा? बॉन्ड ब्रेक करने के लिए पता है एक चीज मैंने बोला था, कुछ चाहिए अपने को, एनर्जी चाहिए। वो जो एनर्जी चाहिए बच्चा,
जिससे वो आराम से वो एक एनर्जी चाहिए जिससे वो पुराने बॉन्ड तोड़ सकता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? ये ग्राफ बनाया है तुमने इसके बाद वाला? नहीं बनाया? ओके ठीक है, वो पेंसिल से बनाना था एक्चुअली। स्किप हो जाता तो बेटर था, रुक जाओ। कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बताता हूँ, रुक। हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ रिएक्शंस और केमिकल कन्वर्जेशन? सबस्ट्रेट से बच्चा प्रोडक्ट बनेगा। सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। सबस्ट्रेट डिफ्यूजेस है बच्चा, डिफर्स लिखा है, इसको कर दो डिफ्यूजेस। मिला? तू जा पानी भर के आ अभी। भूल गई थी ना? प्यास लगा है? पता है मुझे, दिख रहा है। अब एक 3-4 बाटला आएगा। हाँ, और बाटली। अरे ये काम मेरे को ही मिलता है हर बार। तू ही जाती है ना हर बार। तू नदी है ना? तेरे को पता है ना तेरे नाम का मतलब क्या है? हाँ, जान भी दे दिया था उसने। जय श्री राम। चलो, सबस्ट्रेट विल डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट, और एक शेड आएगा जिसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनना, ट्रांजिशन स्टेट वो होता है जहां पर उसका पुराना बॉन्ड टूटा नहीं है और नया बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है। तो अगर मेरा रिएक्टेंट है, सपोज मेरा रिएक्टेंट है AB, ठीक है, उससे क्या बन रहा है? वो C बन रहा है। क्या बन रहा है? C। ट्रांजिशन स्टेट में A और B का बॉन्ड ना टूटा नहीं है कंप्लीटली, तो उसको डॉटेड लाइन बनाते हैं, ठीक है। ना ही वो, चल इसको AC करते हैं, ना ही वो प्रॉपरली C से जुड़ रहा है, तो हम लोग डॉटेड लाइन बनाते हैं। दिस स्टेज हैज मैक्सिमम एनर्जी बट लोएस्ट स्टेबिलिटी। पता है एनर्जी और स्टेबिलिटी का इनवर्स फंक्शन होता है, हायर द एनर्जी लेस इज द स्टेबिलिटी। तो ट्रांजिशन स्टेट में बच्चा कुछ भी लफड़ा हुआ, अगर सपोज ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के बाद एनर्जी खत्म हो गया, तो वापस रिएक्टेंट क्या बन जाएगा? रिएक्टेंट ही बनेगा, वो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। बट अगर यहां से अगर थोड़ा भी एनर्जी बढ़ गया तो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा? ट्रांजिशन स्टेट इज दैट स्टेट जहां पर पुराना बॉन्ड टूटा नहीं है, ना ही नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है, मतलब झगड़ा हो चुका है, बड़ा मैसेज भी रेडी है, बट वेट करके सॉरी आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आया, उसमें मेरा गलती क्या था, तो फिर कीप में जो रखा था कॉपी पेस्ट मारा, सेंड किया, फिर ब्लॉक, और जो इंस्टा पे DM था वो उसके मैसेज को लाइक कर दिया, चालू नया। इस स्टेज में बच्चा तो पुराना बॉन्ड तोड़ा तो नया बॉन्ड फॉर्म तो करना पड़ेगा ना। बट अगर ये स्टेज में सपोज मैसेज आएगा, सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट दिस, तो फिर ये हथियार नेक्स्ट टाइम वापरेंगे, तो आपस में क्या बन जाएगा? रिएक्टेंट। क्या बनेगा? बट ये जो स्टेज बच्चा है बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, बिकॉज हाई एनर्जी, स्टेबिलिटी इज वेरी लेस। एनर्जी और स्टेबिलिटी का ऑलवेज इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी जितना ज्यादा, वो कंपाउंड का स्टेबिलिटी उतना कम। आपने पता है केमिस्ट्री में पढ़ा है SN1 रिएक्शन, SN2 नहीं आएगा, आगे आएगा। उसमें भी हम लोग डॉटेड लाइन बनाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, एक ऐसा आगे से आता है, एक पीछे से आता है, तो हम लोग डॉटेड लाइन बनाते हैं कि नया बॉन्ड बन रहा है और ये पुराना बॉन्ड टूट रहा है। ओके, ट्रांजिशन स्टेट इज दैट स्टेट जहां पर पुराना बॉन्ड टूटा नहीं है, नया बॉन्ड फॉर्म भी नहीं हुआ है, बट एनर्जी क्या होगा? हाईएस्ट, स्टेबिलिटी लोवेस्ट। ओके, देखा तुमने शादी में कुछ बच्चे होते हैं, शादी में कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ भागते हैं, उनका काम होता है कि मैं आज भाग के ना मैं खत्म ही कर दूंगा, ठीक है। एंड देन दे बम्प इनटू रैंडम आंटी लोग, और आंटी लोग को स्पीयर दे देते भाई। तो एनर्जी मैक्सिमम, स्टेबिलिटी 0 है ना। देखा है तुमने वो बच्चों को, उसमें भी अगर उन लोग ने मिरिंडा विरिंडा पी लिया तो फिर तो शुगर रश हो जाता उनको कि भाई आज तो आतंक ही मचा देंगे। बस, हैव यू सीन दोस चिल्ड्रन इन एनी फंक्शन जो दूल्हे दुल्हन का एंट्री बिगाड़ रहे हैं, है ना। उन लोग बच्चा घर से एकदम सूट वूट में आते हैं,
ठीक है, जूता पहना है मस्त, टाई वाई, यहाँ पर आके आधे घंटे बाद टाई नहीं है, जूता नहीं है, ठीक है, बनियाइन में घूम रहे हैं, ठीक है। मैंने लिटरली एक बच्चे को आधा स्टेज के अंदर घुसा हुआ देखा है और घर वाले उसके ट्रेसेस ढूंढ रहे कि एक जूता मिला है, इसका बोटाई मिला है, आधा बच्चे का आवाज आ रहा है, दिख नहीं रहा है कहाँ है। वो लोग बेचारे डेकोरेशन कर रहे हैं, लोग डेकोरेशन तोड़ रहे हैं और दूल्हा दुल्हन आना बाकी है अभी तो। और फिर कुछ दिस इज बच्चा हाई एनर्जी, दिस इज हाई एनर्जी बस लेस स्टेबिलिटी। एक और टाइप के बच्चे होते हैं बच्चा जो एकदम सुन मरे हो, मतलब मरे हो से मतलब एकदम ड्रॉप डेड शांत होते हैं। उनको बिठा दो, उनको अगर आप चेयर पे बिठा दो, वो लोग वहीं पर बैठे रहेंगे जब तक नेक्स्ट फंक्शन चालू नहीं होता है, या तो मम्मी का हाथ पकड़ पकड़ के घूमते हैं। स्टेबिलिटी मैक्सिमम, एनर्जी मिनिमम। ट्रांजिशन स्टेट में क्या है? एनर्जी मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मिनिमम। इसलिए बच्चा ट्रांजिशन स्टेट तक अगर पहुंचने के बाद एनर्जी थोड़ा भी डाउन होता है, फिर वो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, वो क्या बनेगा वापस? रिएक्टेंट। आर यू विथ मी? यस। अब देखा ये ग्राफ को अपन थोड़ा सा और बेटर तरीके से बनाते हैं इधर। ठीक है, यहां पर है बच्चा एनर्जी, क्या है? एनर्जी। और यहां पर है रेट ऑफ रिएक्शन, क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पर एनर्जी है। ये है मेरा सबस्ट्रेट, क्या है? सबस्ट्रेट। ग्राफ ऑलमोस्ट राइट है, थोड़ा सा अपने को खाली चेंज करना पड़ेगा। ये है प्रोडक्ट, क्या है? प्रोडक्ट। यहां पर उन लोग उसने सेम बनाया, तुम लोग थोड़ा नीचे लेके आना। अभी ध्यान से सुनना। हाँ, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है बच्चा सबस्ट्रेट को यहां तक लेके जाने के लिए, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट 1। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? लेट्स कॉल इट एक्टिवेशन एनर्जी 1। ये है बच्चा जो रेड लाइन मारा है, दिस इज विदाउट एंजाइम। क्या है? अगर मैं विथ एंजाइम बनाऊं तो यही मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा। ये आएगा बच्चा ट्रांजिशन स्टेट 2, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी 2। यानी व्हेन आई यूज द एंजाइम द एक्टिवेशन एनर्जी इज मच लेस, और आई कैन से द एक्टिवेशन एनर्जी इज रीच्ड मच क्विकर। तो जो रिएक्शन को मुझे बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा था, या जब बहुत ज्यादा काम देना पड़ रहा था, एनर्जी देना पड़ रहा था, सो दैट दे कैन रिएक्ट, वो मेरा फटाफट हो जाएगा, जिसके वजह से प्रोडक्ट फटाफट बन जाएंगे। आर यू विथ मी? इसको ऐसा समझ, ये जो रेड लाइन है ना, रेड लाइन, ये है विदाउट एंजाइम। क्या है? दिस इज लाइक द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जलेबी फ्रॉम स्क्रैच। जलेबी नो यू? कैसे बनाते जलेबी? बच्चा यहां तक कि पहले का प्रोसेस बता ना, ये क्या है? ये जलेबी। रैंडमली कोई, ये चकली भी तो ऐसे बनता है। कौन सा बैटर? बेसन। और हाँ, राइट तानिशा, राइट। जलेबी पता है कैसे बनाते हैं? मैं बताता हूँ, रिलैक्स। यस यस यस, बेसन 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 और उड़द का चना और उड़द बेसन से। यस। अब थोड़ा सा मैं तुमको थर्मोडायनामिक्स पूछता हूँ, ध्यान से सुनना, आंसर थूकना मत, सोच के बताना। अगर सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल जैसे यहां पर मैंने बनाया, सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल प्रोडक्ट के कंपैरिजन में क्या है? हाई है कि लो है? प्रोडक्ट के कंपैरिजन में बच्चा सबस्ट्रेट हाई है ना रे? अरे तुम लोग क्या हो नहीं पूछ रहा हूं मैं, सबस्ट्रेट पूछ रहा हूं क्या है। सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल बच्चा प्रोडक्ट के कंपैरिजन में क्या है? हाई। यानी सिर्फ सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे। आपको पता है एंडो और एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक एनर्जी लूज करेगा तो एक्सोथर्मिक। वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस है। क्या है वो? स्पॉन्टेनियस। वो अपने आप होगा, तुमको एनर्जी सप्लाई करने का जरूरत नहीं है। अगर सबस्ट्रेट का एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, यानी सबस्ट्रेट ने एनर्जी गेन किया ट्रांजिशन स्टेट के लिए, बट ओवरऑल एंड प्रोडक्ट देखूंगा तो उसने एनर्जी क्या किया है? लूज किया है। तो अगर सबस्ट्रेट का एनर्जी हाई है देन प्रोडक्ट, तो इट इज एक्सोथर्मिक। क्या है? एक्सोथर्मिक। यानी क्या होगा? स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। इसी ग्राफ को मैं ऐसा कर दूं कि सबस्ट्रेट यहां पर है, प्रोडक्ट यहां पर है, तो क्या होगा? सबस्ट्रेट विल गेन एनर्जी टू रीच द प्रोडक्ट, तो क्या होगा? एंडोथर्मिक। क्या होगा? एंडोथर्मिक। ये बच्चा क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ग्राफ देते हैं और बोलते हैं कि बता एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, या स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। आर यू विथ मी? यस। और मैंने यही ड्रॉ करवाया। एक ये वाला डायग्राम है,
तो इसमें ना थोड़ा सा चेंज कर देना आप, ये दोनों सेम लेवल पे दिख रहा है, आप थोड़ा अलग अलग लेवल बना दो, बाकी एवरीथिंग इज सेम। ये डायग्राम देखना है तो देख लो, ठीक है। ये जो रेड वाला है दैट इज विदाउट, दिस इज विद, ये लिख देता हूं मैं, विथ एंजाइम। ये है विदाउट एंजाइम, ठीक है। इसमें सबस्ट्रेट का, अच्छा जब भी हम लोग एंडो एक्सो का बात कर रहे हैं, वी विल ऑलवेज कंपेयर सबस्ट्रेट लेवल, एनर्जी लेवल एंड प्रोडक्ट एनर्जी लेवल। कभी भी ट्रांजिशन स्टेट को देखेंगे नहीं, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट का वैल्यू हमेशा दोनों से ज्यादा ही होगा। ट्रांजिशन स्टेट का ज्यादा है तब भी वो बच्चा बॉन्ड तोड़ सकता है। आर यू विथ मी? यस सारा। जब भी एक्सो या एंडोडर्मिक देखेंगे किसको कंपेयर करेंगे? सबस्ट्रेट को और प्रोडक्ट को, इनको नहीं करेंगे। गॉट इट? ठीक है। अब दूसरा वाला ग्राफ कैसा होगा जरा बताओ। सबस्ट्रेट यहां है, प्रोडक्ट यहां है, ये क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट 1। ये क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी 1, राइट? ये है विथ एंजाइम, ये क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट 2। ये क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी 2। ये डिफरेंस दिखना चाहिए। आर यू विथ मी? यस। चेंज करना है डायग्राम तो कर लो। मैडम आपने भी नहीं लिखा है? एक मिनट रुको, थोड़ा सा सेंसेस लेने दो मेरे को। कितने लोग नहीं लिख के एक मिनट, कितने को तो समोसा लाना था। ओके, नेक्स्ट क्या है देख, ये वाला डायग्राम। P is higher than S, the reaction is endothermic, energy is supplied to form the product, it is a non-spontaneous reaction। कैसा रिएक्शन है? Non-spontaneous। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, नेचर क्या है बच्चा? ये वाला पॉइंट बहुत सिंपल है, यही हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया और यही आपने रिएक्शंस वाले पार्ट में भी पढ़ा हुआ है। एंजाइम हैज अ सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम और सबस्ट्रेट पहले ज्वाइन करेगा, उनके बीच में बॉन्ड्स टूटेंगे, नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। जो सबस्ट्रेट है वो इतना अलग हो गया है कि एंजाइम के एक्टिव साइड में बैठेगा नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट बन गया और फिर वहां से सेपरेट होकर निकल जाएगा। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटलिस्ट। अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट चिपका नहीं है तो उनका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा नहीं, ठीक है। एंजाइम इज लाइक द रिक्शा, रिक्शा जिसमें तेरे को बैठ के फटाफट पहुंचना है। अब तू यहां से तेरे घर पे चल के भी जा सकता है, स्लो पहुंचेगा ना। रिक्शा वाला तो क्या होगा? फास्ट पहुंचेगा। सो रिक्शा इज द एंजाइम जो तेरे मंजिल तक या तेरे रिएक्शन तक तेरे को फटाफट पहुंचा रहा है। बट रिक्शा यूज करने के लिए रिक्शा में बैठना पड़ेगा ना, लटक चिपक के तो नहीं जा सकता तू, है ना। जैसे वो ब्राउन वाला तेरे को मिला, हाँ वैसे तो नहीं जा सकते अपन वैक्यूम जैसा चिपक के, फोन के पीछे जो चिपका हुआ रहता है आजकल। रिक्शा इज द एंजाइम, यू आर द सबस्ट्रेट, योर घर इज द प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनने के लिए नॉर्मली भी जा सकता था, बट थोड़ी मस्ती ज्यादा है तो उसने एंजाइम वापरा। एंजाइम वापरा तो क्या हो गया? रिएक्शन फास्ट हो गया। बट एंजाइम वापरने के लिए तेरे को एंजाइम के अंदर फिट होना पड़ेगा, तब भी यू कैन यूज द एंजाइम। इससे सबस्ट्रेट और पहले एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर ही वो प्रोडक्ट बन सकता है, उसके बिना प्रोडक्ट बनेगा नहीं। अच्छा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कब फॉर्म होगा? जब एंजाइम जो है उसके एक्टिव साइड पे कौन चिपकेगा? सबस्ट्रेट। कौन चिपकेगा? सबस्ट्रेट। तो वही लिखा है उन लोगों ने, the substrate binds to the active site of enzyme and fits tightly into the active site. Binding of the substrate induces enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate। तो पहले शेप चेंज करेगा और वो और टाइटली बाइंड करेगा। मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं लोग बच्चा? कौन से मॉडल का बात कर रहे हैं? इंड्यूस फिट मॉडल का बात कर रहे हैं लोग। ओके, इंड्यूस फिट मॉडल इज मोर एक्सेप्टेबल देन लॉक एंड की मॉडल। ओके, active site is in close proximity with a substrate which breaks the chemical bonds of substrate and new enzyme product complexes form। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं बच्चा एंजाइम एक्टिविटी को? सबसे पहला है बच्चा टेम्परेचर एंड पीएच। क्या है? ओके, बिफोर वी गो टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यहां तक बच्चा एक बार गो थ्रू करो, को डाउट है क्या? देखो लिखा है ना तुमने, आसपास किसी ने तो लिखा होगा। बुक मांगो 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 उनसे जिनको नेक्स्ट टाइम आप फ्रैंकी देने वाले हो। मैडम रीडो ना एक बार, देख कुछ डाउट है क्या? अरे
हाँ ऐसा दूरदृष्टि से इधर है ना बाजू में बुक. तो मैंने 27 तक लिखा है तक. आई नो बच्चा बट छोड़ दो एक दिन, मुझे चाहिए भी नहीं, बस छोड़ दो, that's all. कोई बात नहीं मैडम. नेक्स्ट टाइम आपको फ्रैंकी मिलेगा, बस आप लिख के लाओ. द रूल इज फॉर एवरीबॉडी बच्चा. चलो चलो जल्दी जल्दी. एंजाइम फटाफट. बस मेरे को लॉक कर दिया. फिशर पढ़ चल. कुछ डाउट होगा तो पूछो, बिकॉज ये नहीं समझा तो ये वाला पार्ट नहीं समझेगा, इसीलिए. कितने लोग का अच्छा चले काम करते हैं, जहाँ तक आज होगा ना वहाँ तक अगर लिखा होगा तो माफ हो गया. बट आज और भी होगा, पढ़ेंगे अपन. रिलैक्स. कहाँ तक लिखा है मैडम आपने? मैंने ये किया है, कौन सा तो शायद बच जाएगी तू, शायद. तो 2 जन और ऐड होंगे फ्रैंकी में. चाहिए भी नहीं चलो क्वालिटी नहीं चाहिए ना. नहीं कुछ नहीं. सब लोग को जो पहला लिस्ट है वही फाइनल है. चलो कुछ नहीं. अभी पढ़ो तो सही बच्चा, जल्दी. बराबर है. अरे मत दो यार, तुम लोग ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा. दिस नॉट फेयर. हाँ ठीक है, नो चेंजेस. भूल जाओ आटली बाटली फुटली. चलो आपका बर्थडे कब है? परसों है. वो तो मेरे को चीज केक देगी, फ्रैंकी नहीं. चीज केक कौन सा? बिस्कॉफ, लोटस बिस्कॉफ. मेरा नहीं है फेवरेट. वैसे तो मेरा फेवरेट था. मेरा फेवरेट चीज केक तो छेना पोड़ा है. इफ यू नो यू नो. चलो जल्दी पढ़ो. ए आयरा पढ़ना. हाँ भाई, उसका भी नाम खराब कर रहे हो. उसका नाम भी आयरा है. आयरा. उल्टा पढ़ बोल. वो तो अरिया है. ARY. तो तेरा क्या डबल है? रिया. तानिशा पढ़ो जल्दी. क्या हुआ? लावणिया क्या हो गया? अरे ये 3 जो नाचोस बैठे हैं, हो गया पढ़ के? पढ़ी आप उल्टा पढ़ रहे हो. नहीं पढ़ रहे हो, टाइम पास मत करो, आगे बढ़ते अपन. क्या आगे बढ़, मैं पूछूंगा और क्या आगे बढ़ेंगे. डेफिनेटली. डेफो. नहीं बच्चा, हम लोग थंब रूल जब पढ़ते थे हम लोग कैटलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट गिनते ही नहीं है. हम बस गिन रहे हैं कि नॉर्मल जो रिएक्शन होगा, अगर उसमें टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो 10 डिग्री बढ़ेगा, कम हो तो 10 डिग्री कम हो तो रेट हाफ होगा. ये एक बेसिक प्रिंसिपल है. ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं होता है. प्रेशर भी होता है, पीएच भी होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. हम लोग सिर्फ टेम्परेचर के हिसाब से देख रहे हैं कि नॉर्मली अगर कोई रिएक्शन है जो 0 डिग्री पे हो रहा है तो अगर उसमें 10 डिग्री पे किया तो रेट डबल होना चाहिए, अगर -10 पे किया तो रेट हाफ होना चाहिए. वैसा है. रेट डबल होगा मतलब या तो यील्ड जो है वो डबल होगा या तो टाइम हाफ होगा. दोनों में से बस एक ही होगा. हाँ, तो या तो 2x मिलेगा तुझे या तो हाफ एन आवर में मिलेगा. गॉट इट? करेंगे, उस पर क्वेश्चन है अपना. क्या हुआ सुहाना? अब बराबर हो रहा ना, सुहाना की सुहानी?
सुहाना। दिव्या, अक्षरा, वंशिका और कौन एब्सेंट है? अन्विता और आरुष। ज्यादा लोग एब्सेंट है। प्रगति भी हाँ एब्सेंट है। कोई इस प्रगति उन्नति 6 लोग। क्या बचा? When each of the step is catalyzed by the same enzyme or different enzyme, it is called as metabolic pathway. तो अगर एक ही एंजाइम है जो पूरे चेन ऑफ रिएक्शन को कैरी आउट करे, जैसे सपोज डाइपेप्टाइड्स है तो वो प्रोटीन से लेकर अमीनो एसिड तक डाइपेप्टाइड्स काम आएगा या पेप्टिडेज काम आएगा, तो सेम एंजाइम हुआ। या ग्लूकोज से स्टार्च से ग्लूकोज बनने के लिए पहले क्या काम आएगा? अमाइलेज काम आएगा, फिर माल्टेज काम आएगा। तो अगर अलग अलग एंजाइम है या सेम एंजाइम है बट ग्रुप ऑफ रिएक्शंस है तो उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक पाथवे। चलो डन। पूछो 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 पूछो, थोड़ा सा पूछो, जल्दी जल्दी। अच्छा, बाय द वे तुम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अलावा एंजाइम तक सारे कर सकते हो। हाँ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका क्वांटिटी बहुत कम है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट कभी भी एनिमल सेल में बनेगा नहीं, प्लांट्स और माइक्रोब्स में बनेगा। सुन लो, तुमको एग्जाम में जितना उतना पढ़ा रहा हूँ मैं, डिटेल में अपन बाद में करेंगे, रिलैक्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट हर एक प्लांट या हर एक फंगस बैक्टीरिया में होगा नहीं, बट अगर होगा तो उसको फायदा होगा। ठीक है, बुक ने क्या लिखा है? While primary metabolites have identifiable function and play known roles in the normal physiological process, we do not at the moment understand the role or function of the secondary metabolites in the host organism. However, many of them are useful to human welfare. यही बोला था कि हमको उसका फंक्शन नहीं पता क्या है, बट हम उसका एप्लीकेशन पता है। इसके मैंने एग्जांपल दिया था टोबैको का, निकोटिन का, कि प्लांट क्यों बना रहा है पता नहीं, बट हम उससे क्या कर सकते हैं पता है हमको। तो उसका एक टेबल दिया कि पिगमेंट्स हो गया, कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन, एल्कोलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडीन, टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स। हाँ बच्चा, वो अपने को एप्लीकेशन पता है, वो प्लांट ने क्यों बनाया, वैसा ना। एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन में बच्चा एब्रिन और राइसिन आता है। ठीक है, प्लीज इनके बारे में ढूंढना और फंक्शन मुझे एक एक लाइन का लिख के लेके आना। They are very useful. No, we don't know. इल्ले आपल्याला माहित नाही, पता नहीं है तो फिर उसी में क्यों है, ये भी पॉइंट है। जैसे बचपन में हमको पढ़ाया जाता है कि रबर इज अ वेस्ट मटेरियल, तो सारे प्लांट क्यों रबर नहीं कर रहे? यही क्यों रबर रहा इतना, है ना। लैक्टिन्स, कॉन्केवलिन ए, ड्रग्स कौन सा ड्रग्स है बता? ये वाला, ये दवाई वाला है। अल्कोलॉइड्स इज नशे वाला। हाँ, we use it as a drug, but we misuse it as a drug. पॉलीमेरिक सब्सटेंस में आते हैं रबर, गम और सेलुलोज। बच्चा राइसिन जो है ना, राइसिन एकदम बढ़िया कंपाउंड है। ये मर्डर के लिए सबसे बेस्ट होता है ऐसा, क्योंकि इसका टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट नहीं आता है, बिकॉज ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को मार देता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई फ्रॉम पोस्टमार्टम कि राइसिन से डेथ हुआ होगा। इनफैक्ट जो अभी ब्लास्ट हुआ था उसके आसपास कुछ 300 किलो राइसिन मिला था, जो लोग प्रसाद में मिक्स करने वाले थे। ओ अभी वो दिल्ली में हुआ था ना ब्लास्ट, तो ठीक, मतलब वो ब्लास्ट हुआ था, वो तो एक्सीडेंट था ना, लाल किला वाला। यस, आई डोंट नो, आई वाज इन इगतपुरी, सो आई डोंट नो, आई वाज हैंडलिंग ऑल द एमएलएस देयर। नहीं, सुनो, राइसिन के बारे में ढूंढना, तो तुमको इसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अगर एग्जाम में है तो यू आर एबल टू अटेम्प्ट, ये याद रख के जाना। हाँ,
तो इसका कुछ ट्रिक विक नहीं, याद करना ही है। Got it? तो अगर एग्जाम में आया भी तो भी यू कैन डू इट, बट विल स्टिल डू दिस ऑल दिस इन डिटेल इससे रेफर करके। अभी तुम्हारे पास ये पीडीएफ है पूरा? हाँ, इसके एमसीक्यू के अलावा सब कुछ मुझे कंप्लीट चाहिए नेक्स्ट लेक्चर तक। गॉट इट? एमसीक्यू मतलब न्यूमेरिकल रे, व्हाट रे? बोलो बोलो बोलो।